चलिए, जय माता दी, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं भाई सभी लोग? उम्मीद है सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे। अपनी उम्मीद आप लोगों से की जा सकती है। यस, क्या आप लोगों से ऐसी उम्मीद की जा? तो मैं आप सब लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सब लोग जो है मेहनत करके अपनी स्टडीज बराबर से करके आए हैं और ठीक करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो प्रीवियस क्लास की अगर बात करना चाहें तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया था और आपको याद होगा कि हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को छोटा मोटा नहीं बहुत अच्छे से ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पढ़ने का पूरा प्रयास किया था कि हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एक अच्छे लेवल से देख पाए, उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया था। और आप लोगों ने देखा भी था और हमने पढ़ा भी था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ भी था। अगर आप लोगों ने उसे देखा होगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में काफी सारी जो आपके मन में क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने क्लियर किया। जब हम प्रीवियस क्लास में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बातें कर रहे थे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमने क्या देखा, तो मैंने लास्ट में हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बातें कर रहे थे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने देखा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशन की जब बातें चलने लगी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलग अलग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन में हमने सबसे पहले जो है कल सर्कुलेटरी ओवरलोड को पढ़ लिया था, अगर आपको याद है तो। बट मैंने कल बताया था कि बच्चे हम जो है नॉर्मली कहानी को थोड़ा सा बीच में से ब्रेक करके स्टडी किए थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पूरा नहीं पढ़े थे। हमने बताया था कि यार हम उसे जो है ना नॉर्मली नहीं पढ़ रहे थे, बीच में से पढ़ा था। यस, तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है पेशेंट को। तो आइडेंटिफाई अगर बात की जाती है कि एक पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि वही पेशेंट है या कोई दूसरा पेशेंट है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम आईडी बैंड वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में मैंने कहा जस्ट बिफोर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपको जस्ट बिफोर क्या करना चाहिए जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे, तो जस्ट पहले क्या करना है आपको, तो मैंने बताया था, कल भी बताया था बच्चे, कि वाइटल साइन चेक करना कंपलसरी होता है। और मैंने कहा बच्चे स्टार्टिंग का जो 15 मिनट का पीरियड होता है, जो आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के स्टार्टिंग का 15 मिनट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। इसके अंदर जो है आपको वहीं पर बैठना होता है, पेशेंट के पास बैठना होता है और पेशेंट की जो चीजें होती हैं, पेशेंट के वाइटल साइन होते हैं, जो हमें क्या करने होते हैं, रेगुलरली असेस करने होते हैं। किसी भी तरह की उसके अंदर किसी भी तरह की एलर्जिक कंडीशन ना हो या किसी भी तरह की उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ना हो, उस चीज के लिए हमें उसे असेस करना होता है। अगर हो रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने होते हैं। स्टार्टिंग के 15 मिनट है उसमें 25 से 50 एम एल जो है टोटल फ्लूइड से ज्यादा ब्लड नहीं जाना चाहिए। अगर गलती से हमें कुछ और देना पड़े, अगर गलती से हमें अगर ब्लड के साथ में कुछ और देना पड़े, तो याद रखिएगा और कुछ नहीं दे सकते, मात्र मात्र एनएस दे सकते हैं। और एनएस भी 0.9% एनएस दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना होता अगर हमें देना पड़े तो। वैसे तो हमें देना ही नहीं है, बट देना पड़े तो ये देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं देते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शंस की, ठीक है ना, कि आपके ब्लड के माध्यम से जब आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो क्या उसकी वजह से रिएक्शन होती है। मैंने कहा यस, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकते हैं। इन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को इन ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शंस को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। और अगर बच्चों में बात करूं कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को मेनली अगर डिवाइड करना चाहूं तो मैं दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं, अर्ली ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन और डिलेड ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या? अर्ली और ट्रांसफ्यूजनल जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो अर्ली और डिलेड कॉम्प्लिकेशन के रूप में हो सकते हैं। एक्चुअल में ट्रांसफ्यूजनल जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसका मोस्ट कॉमन कारण पूछा जाए कि क्यों होता है, वो क्लिनिकल मिस्टेक जो होती है उसकी वजह से देखने को मिलता है। मैंने कहा क्लेरिकल मतलब कि जो वहां पर लिखने वाले हैं मिसमैच कर दिया गलती से, जो है अपने जो ब्लड ग्रुप ओ था उस पर ए लिख दिया, ब्लड ग्रुप ए बी था उस पर बी लिख दिया, ऐसे करके कुछ क्लेरिकल मिस्टेक इज मोस्ट कॉमन कारण। ये मोस्ट कॉमन कारण रहता है कि आपने कोई क्लेरिकल मिस्टेक की है। क्लेरिकल का मतलब है मतलब एक कलर की मिस्टेक है, वहां पर क्लेरिकल मिस्टेक इज अ मोस्ट कॉमन कारण। जो आपकी हीमोलाइटिक रिएक्शंस होती हैं उनका सबसे ज्यादा कारण यही होता है। डिलेड रिएक्शंस बाद में होती हैं, उनको डिलेड रिएक्शन कहा जाता है। मैंने कहा ये भी हमें पता है। अब अगर मैं बात करना चाहूं तो एक एक चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को हम सीखने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा हमारे पास में एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शंस हो सकते हैं। एक हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट। एक्यूट मतलब तुरंत से, हीमोलाइटिक, एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन। बच्चों एक एक क्वेश्चन को सीखते चलेंगे। एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शंस, सीधी सी बात है, मतलब क्या हुआ सर, मतलब क्या हुआ वो बताइए। मैंने कहा इधर मैंने ब्लड चढ़ाया उस पेशेंट के अंदर और अचानक से उसके अंदर क्या हुआ, ब्लड टूटने लगा। हीमोलाइसिस मतलब ब्लड जो है आपकी आरबीसी सेल जो है वो टूटने लगी, आपका आरबीसी टूटने लगा। मैं कह रहा हूं बच्चे कि आज के बाद दोबारा कभी आपको जो है
मुझे नहीं लगता कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में किसी भी तरह का कोई भी बेसिक टू बेसिक क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने मेरा पूरा प्रयास कर दिया है कि आज के बाद में आपके पास में किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसमें आपको जो है मेहनत करनी पड़े। मेरी तरफ से तो मैं पूरी तरीके से आपके लिए जो है कोशिश किया हूँ, इसको इतना अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया हूँ कि आपके बेसिक टू बेसिक क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका रह गया है, तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं बच्चे। तो रटना नहीं है, इसको समझें। और इसको समझने के लिए मैंने कहा बच्चे, एक्यूट हीमोलाइटिक मतलब एक्यूट मतलब होता है सडन, मतलब टाइम नहीं लगा, तुरंत हो गया, सडन हो गया। और हीमोलाइटिक मतलब आपकी आरबीसी जो है उसका क्या हो गया बच्चे, ब्रेकडाउन हो गया। ऐसी रिएक्शन, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आपने ब्लड चढ़ाया और ब्लड चढ़ाने की बाद वजह से आपको सडन जो है आरबीसी के ब्रेकडाउन हो जाए अगर किसी भी रीजन से, तो वो एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शंस कहलाती है बच्चे। क्या कहलाएंगी? एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन कहलाएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, नॉट सर्जिकल। सर्जिकल इमरजेंसी तो नहीं कहेंगे, मेडिकल इमरजेंसी है। सर्जरी थोड़ी करेंगे इसमें, तो सर्जिकल इमरजेंसी तो नहीं है, पर ये मेडिकल इमरजेंसी है। क्योंकि अगर उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, सेल टूट रही है, तो समझ रहे हो ना कितना बड़ा गड़बड़ का विषय है। क्योंकि सेल जब ज्यादा टूट जाएंगी तो किडनी पर लोड आ रहा है, लीवर पर लोड आ रहा है, आपके ब्रेन पे लोड आ रहा है, सब पे जो हमारे वाइटल ऑर्गन है उन पे लोड आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ये अब क्योंकि बेस्ट प्रोडक्ट भी ज्यादा बन जाएगा जब हमारी आरबीसी टूटेगी तो, और हमारी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारा जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है हमारे वाइटल ऑर्गन में। दूसरी बात, जब बेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेगा तो किडनी पर जो फिल्टर करने का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे किडनी डैमेज भी हो रहा है, इधर से आपका जो है ब्रेन पे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो सारे ऑर्गन यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब आपका हीमोलाइटिक जो है, जब आपका ब्लड टूटने लगता है। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी के रूप में ट्रीट किया जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, ब्लड क्यों टूटता है, इसका रीजन बताइए। इसका रीजन मात्र ये है कि आपने क्या किया, जो ब्लड है उसको मिसमैच चढ़ा दिया। मिसमैच का मतलब है मिसमैच ब्लड चढ़ा दिया आपने, इसलिए मिसमैच ब्लड की वजह से ऐसा होता है। मैंने कहा आपका मिसमैच जो ब्लड है, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप कर देते हैं, तो मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की वजह से आपका हीमोलाइसिस हो जाता है, आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसलिए बच्चे, जब भी हम किसी पेशेंट को, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी पेशेंट को जो है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे, तो हमेशा दो नर्सिंग ऑफिसर या दो हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं उनके द्वारा पहले उसे क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि ये सही ब्लड है, उस मैचिंग का ब्लड ग्रुप है, उसके बाद ही चढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर आपने गलती से मिसमैच किया, तो मिसमैच करने की वजह से वहां पर आपका हीमोलाइसिस मतलब आपकी जो सेल है वो टूटने लग जाती हैं। बच्चे, क्लियर हो रहा है तो जल्दी से यस करिए। सर इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे उस पेशेंट को एकदम से सर्दी लगने लगेगी, फीवर भी आ सकता है। फीवर आ सकता है, एकदम से चिल्स होने लगेगी, उसे एकदम सर्दी लगने लगेगी, फीवर्स आ जाएगा, एकदम फीवर होने लगेगा, सर्दी होने लगेगी। और क्योंकि मैंने बोल रहा हूँ ना, जब ब्लड टूटेगा तो बेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो किडनी पे लोड बढ़ेगा, किडनी पे लोड बढ़ेगा तो बैक में पेन होने लगेगा, बैक और फ्लैंक पेन होने लगेगा। क्योंकि किडनी पे लोड आ रहा है तो बैक और फ्लैंक फ्लैंक एरिया के अंदर क्या होने लगेगा बच्चे, पेन होने लगेगा। मैं दोबारा से कह रहा हूँ बच्चे, इनके कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैंने आज अपडेट करके आपके पास में डाल दिए हैं। अच्छे राइटिंग में तो नहीं डाले, बट जैसे मेरे से डल पाए वैसे मैंने उसको जो है डाल दिया। आपको समझने के लिए शायद मेरे हिसाब से बहुत होंगे, आप जब उनको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या क्या मैंने वहां पर लिखा है। तो आप अगर दो चार लाइन ऊपर नीचे हो गए हो या कोई चीज डबल छप गई हो तो उसे देख लेना, उसे हुबहू मत करना, थोड़ा सा देख के अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लिख लेना। मैंने कोशिश किया कि उसे तुम्हें सही तक पहुंचा दो, आपके पास में कंटेंट जो है बराबर से पहुंच जाए। मैंने कहा एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन का मतलब समझिए पहले। एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन का मतलब इतना सा है कि सडन रूप से आपके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी जो आरबीसी है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इसमें मिसमैच आपने ब्लड चढ़ा दिया है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो उस पेशेंट को फीवर आने लगेगा, उसको चिल्स आने लगेगी, बैक पेन होने लगेगा, क्योंकि आपका ब्लड टूट रहा है। बच्चों समझ में आ रहा है? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी हार्ट रेट बढ़ने लगेगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा उस व्यक्ति को, आपका हार्ट रेट बढ़ने लगेगा, टैकीकार्डिया होने लगेगा, और बीपी गिरने लगेगा। बीपी क्यों गिर रहा है? क्योंकि आरबीसी टूट टूट के आपकी किडनी की तरफ जा रही है, तो बंदा जो है वो हाइपोटेंशन में आएगा। और हाइपोटेंशन में जब भी बंदा जाता है तो आपका क्या होता है बेटा, जब आपका बीपी गिरता है तभी तो आपकी हार्ट रेट बढ़ती है ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर स्पेशल फीचर्स है, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें ही तुम गलती करने वाले हो। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चे, ये छोटे छोटे साइन सिम्टम है, आपको क्वेश्चन देगा ये पेशेंट को हो रहा है, बताइए उसको कौन सा कॉम्प्लिकेशन जो है, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बताइए कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ है। जब मैं आपको सारे कॉम्प्लिकेशन पढ़ा चुका हूँ उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी रहेगा। वैसे मेरे हिसाब से आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। आज का पेपर आपका कैसा हुआ?
अगर मैं आपसे बात करूं कि आज का जो पेपर आप लोगों ने दिया होगा, आप रेगुलर बेस पे अपने पेपर अपडेट कर रहे होंगे, आप अपने पेपर दे रहे होंगे, आप अपने पेपरों से कैसा फील कर रहे हैं, मैं आपसे जान सकता हूं क्या? आप अपने बच्चों पेपरों से कैसा फील कर रहे हैं, एक बार आप मुझे बता सकते हैं क्या? जल्दी से आंसर करिए कि आप पेपरों से कैसा फील कर रहे हैं। क्या पेपरों में पेपर देने के बाद आपको कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है? आपके जो है गोल्डन पॉइंट को भी अपडेट कर दिया है, गोल्डन पॉइंट को अपडेट कर दिया है, गोल्डन पॉइंट को अपडेट कर दिया है। कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं सर? ओके, दैट्स गुड, बढ़िया। क्या आप जब टॉपिक पढ़ रहे हैं एक रॉन्ग हुई थी सर? ओके, मिस्टेक पता चल रहा है। ओके, सच में आप जब रीड कर रहे हैं तो कुछ आपको इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है सर? ओके, मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ कि जो आप लैंग्वेज का जो इशू है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज, उसको समझ पा रहे हैं क्या? जो अलग अलग क्वेश्चन की लैंग्वेज पूछी जाती है, क्वेश्चन को जो है अलग अलग वे में जो है आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपसे जो पूछा जाता है, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को सीख पा रहे हैं क्या? जल्दी आंसर करें, क्या आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को सीख पा रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना होता है? यस सर, समझ पा रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो उनको आप समझते चले। हाँ, लैंग्वेज पे ध्यान दें, वहां पर यही गलती करते हैं हम, और यही गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, यस। तो मैंने कहा बच्चे यहाँ पर समझे, जब आपका ब्लड टूटेगा तो यहाँ पर फीवर सेल्स आएगी। आपका किडनी में क्यों पेन हो रहा है, फ्लैग में पेन क्यों हो रहा है, बैक में पेन क्यों हो रहा है? यस, बैक में पेन क्यों हो रहा है बताइए? स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहा था सर, अब समझ आ रहा है, वेरी गुड। और आप अपनी पकड़ को और मजबूत करिएगा, ठीक है बच्चे? बैक और फ्लैंक पेन होगा, टेकीकार्डिया की बात कर रहा हूँ, हाइपोटेंशन की बात करूंगा, ये फीचर है यहाँ पर जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक सर जी, ये बात तो हमें याद होगी। अब इसमें कैसे पता कर सकता हूं? अगर इनमें रिएक्शन हुई होगी तो एंटीबॉडी बनी होंगी, एंटीबॉडी बने होंगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन या डायरेक्ट कॉम टेस्ट करके मैं पता कर सकता हूं। अगर कोई आरबीसी बची हुई है, जो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है वो वाली अगर बची होगी, तो यहाँ पर मैं कौन सा टेस्ट कर सकता हूँ? डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन उसके प्रति जो बनी होगी, या तो उसे डायरेक्ट कॉम टेस्ट की बात कर सकता हूँ। मैं कौन सा टेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर? डायरेक्ट कॉम टेस्ट के द्वारा पता कर सकता हूँ। अगर वो आरबीसी बची है, थोड़ी बहुत भी बची होंगी, तो कॉम टेस्ट बोल सकते हैं, या उसे डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उसे डायरेक्ट कॉम टेस्ट किया जा सकता है, या उसे हम क्या कह सकते हैं बच्चे? डायरेक्ट ग्लोबुलिन टेस्ट के नाम से, एंटी ग्लोबुलिन, डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट बोल सकते हैं। करना क्या है, सीधी सी बात है, करना क्या है? तुरंत से जो ब्लड दे रहे थे उसको तुरंत स्टॉप करो, क्योंकि एक सिंगल ड्रॉप भी अगर पेशेंट के अंदर जाएगी तो वो रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करेगी तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। तो आप तुरंत के तुरंत, जैसे ही आपको पता लगा कि भाई साहब इसमें एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है, तुरंत से आप ब्लड को रोक देंगे, और आप जो है जो लाइन होती है उसको एनएस की मदद से क्लीन करेंगे, और आप जो है हेल्थ केयर वर्कर को इन्फॉर्म करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, एक क्वेश्चन यहां से हमेशा के लिए याद रखिएगा, जब भी कभी भी एक क्वेश्चन को हमेशा दिमाग में बिठाइए। मैंने कहा क्या क्वेश्चन है सर? उसको जिसको हम दिमाग में बिठाने कह रहे हैं, अगर कभी भी कोई भी ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन हो जाती हैं, अगर कोई भी ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन अगर हो जाती हैं, तो आपको ब्लड बैग को, बीटी सेट को, ब्लड बैग हो गया, बीटी सेट हो गया, इनको फेंकना नहीं है, इनको डिस्पोज नहीं करना है, इनको वापस से ब्लड बैंक भेजना होता है। मैंने कहा ब्लड बैंक भेजना होता है, ये भी भेजना होता है, पेशेंट का ब्लड सैंपल भेजना होता है, ब्लड बैग भेजना होता है, बीटी सेट भेजना होता है, वापस से ब्लड बैंक को भेजना होता है। इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आई थी, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आई थी, उस बात का पता करने के लिए हम ऐसा करते हैं। बच्चों, मेरी बात समझ में आए तो जल्दी से यस करिए कि सर हम समझ पा रहे हैं। कभी भी ये ही नहीं, एक्यूट यही यही वाली रिएक्शन नहीं, अगर कोई सी भी रिएक्शन, अगर खतरनाक वाली रिएक्शन हो रही है और ब्लड चल रहा है, तो तुरंत से तुम्हें जो है ये ब्लड बैग वगैरह 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 जो है सारा का सारा आपको वापस करना होता है, ब्लड बैंक को भेजना ही होता है। दिस इज योर कंपल्सरी एक्शन। इसमें आपको बचने का प्रयास नहीं करना है, ये कंपल्सरली आपको जो है भेज देना है। क्या मेरे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही है? तो जल्दी से यस कर दीजिए कि सर हम इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, जिसमें हम कोई गलती नहीं करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं बनाएंगे। मैंने कहा बच्चे, ब्लड बैंक होता है आपका, जो बीटी सेट होता है, इनको हमें क्या करना है? ब्लड बैंक को वापस करना होता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहे हैं? तो जल्दी से यस करिए। ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन आप समझ पा रहे हैं क्या? जल्दी से आंसर करें बच्चे।
ब्लड बैंक की बात हो चुकी है, ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन की बातें हो चुकी हैं, ब्लड बैंक हो गया, बीटी सेट हो गया, ब्लड बैंक, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होंगी। एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शंस समझ में आ गई होंगी कि एक्चुअल में एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शंस क्या होती हैं। अचानक से सडन से जो हमने मिसमैच ब्लड चढ़ाया, उस मिसमैच ब्लड चढ़ाने की वजह से हमारी आरबीसी ब्रेकडाउन होने लगा, उसी की वजह से फीवर चिल्स आएगा। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो पेशेंट को जो है हाइपोटेंशन हो जाएगा, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, आपको टैकीकार्डिया हो जाएगा। इसके लिए हम पता करने के लिए कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम डायरेक्ट कॉम टेस्ट के नाम से भी जान सकते हैं। और इसके मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में तुरंत से हमें क्या करना होता है, ब्लड को स्टॉप करना होता है। क्या करना होता है बच्चे, तुरंत से हमें ब्लड को स्टॉप करना होता है। बच्चों क्लियर हो गया, आगे की फर्दर जो कहानी है वो आपको समझ में आती ही होगी, जो आपके क्लियर हो रही होगी। बच्चों बता दो मुझे, एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शंस आपको समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत है तो मुझे बता दें, जल्दी से आंसर कर रहे हैं कि हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ये वाला क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से यस करें कि सर हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आ गया समझ में, दैट्स गुड। चलिए, अच्छा है, आज बहुत सारे लोगों का आप में से वैसे तो मैं सोच रहा था कि आपकी छुट्टी कर दी जाए, बट छुट्टी इसलिए नहीं की क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो है दिवाली का समय आ रहा है और दिवाली में ऑटोमेटिकली बहुत सारी छुट्टियां हो जाएंगी। ठीक है ना, नहीं चाहते हुए भी 2-3 दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी, तो मैं नहीं चाहता कि आप छुट्टी की जाए। अगर आपका जो है चांद दिखने लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपकी छुट्टी तो 10 मिनट का, 20 मिनट का, जो भी आपको बीच में गैप चाहिएगा, मैं बीच में गैप दे दूंगा, ठीक है। हाँ, या यस, ठीक है ना। जो लोग फास्ट होंगे, बहुत सारे लोग फास्ट होंगे जो यहाँ पर बैठे होंगे, हाँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर आप 2 मिनट का ब्रेक दे दें, तो 2 मिनट में अपनी जो सारी प्रक्रिया है वो परफॉर्म करें। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, कितने लोग बैठे हैं जो, समझ रहे हो ना, हाँ, जल्दी जल्दी बताएं, हैंड रेज करके बता दो। हमें नहीं पता हमारा चांद कहाँ है सर। ये ठीक है, अरे सबका चांद वही है आसमान में, और कहाँ है। चलिए, किसी का है तो नहीं है भाई, किसी का चांद खो गया। चलिए, ठीक है ना, तो बता दीजिएगा, अगर ब्रेक देना हो तो ब्रेक दे देंगे। बढ़ जाऊं आगे, आज नहीं निकलेगा। तो कब निकलेगा, कभी बाद में निकलेगा सर, अभी चांद तो लापता है। चलिए, फिर लापता है तो ढूंढते हैं, पहले पहले चांद को ढूंढते हैं, फिर मिलेगा तो फिर छुट्टी करेंगे 15 मिनट की, ठीक है। हाँ, हमारा तो लापता हो गया सर। चलिए, बढ़ जाए आगे, बारिश हो रही है सर इसलिए लापता हो गया, चलिए बढ़िया। तो ट्रांसमिशनल रिएक्शन की बातें कर रहा हूँ, समझ लो बच्चों। मैंने कहा आपका ये एक्यूट ट्रांसफ्यूजनल जो एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शंस थी, शायद मेरे हिसाब से एक्यूट हीमोलाइटिक जो रिएक्शंस थी वो शायद आपको क्लियर हो चुकी होंगी, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ये मेरे हिसाब से। अच्छा, ये बिना चांद वाले बच्चे हैं जो आज क्लास में आए हैं, ऐसे समझ सकता हूँ मैं। चलिए फिर ठीक है, बिना चांद चांद वाले बच्चे आगे हैं और चांद वाले रह गए हैं, ठीक है, फिर ठीक है। चलिए, बढ़, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, जाए सर, ये भी जा रहा है, सुन ले अब मेरी बात को। मैंने कहा बच्चों ध्यान से सुनने, कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा हूँ और अगला कॉम्प्लिकेशन आपका हो सकता है FNH TR। FNH TR, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FNH TR? फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। फेब्राइल मतलब फीवर आ रहा है, फेब्राइल तो हुआ है, फीवर तो आने लगा है, बट हीमोलाइसिस नहीं हुआ है। नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन,
ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन। बच्चों ध्यान से सुनिए, एक तो मैंने कहा हीमोलाइटिक, जिसमें तो आपका ब्लड जो है ब्रेकडाउन हो गया था, आरबीसी ब्रेकडाउन हो गई थी, वो तो एक मेडिकल इमरजेंसी बन गई थी, खतरनाक है, क्योंकि वो अदर ऑर्गन पे भी बहुत ज्यादा बड़े दुष्परिणाम डालने का काम कर रही थी। इसलिए उसे तो हम क्या कह रहे थे, उसे तो हम कह रहे थे एक्यूट हीमोलाइटिक जो है ब्लड रिएक्शन के नाम से, एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन कह रहे थे। बट अब मैं कह रहा हूं कि फीवर फीवर आ रहा है, बट हीमोलाइसिस नहीं हो रहा है। वहां भी फीवर आ रहा था, बट वहां पर ब्लड टूट रहा था। कैसे पता करोगे? यूरिन में आपका हीमोग्लोबिन आने लगेगा। अगर मैं जांच करना चाहूँ उसमें, एक तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट कर सकता हूँ, हीमोग्लोबिन यूरिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब आपकी आरबीसी टूटेगी तो हीमोग्लोबिन आपके यूरिन में आने लगेगा, वो चीज देखने को मिलेंगे, तो वो वहां पर देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर मैं कह रहा हूँ फीवर फीवर आ रहा है, फेब्राइल कंडीशन आई है, बट हीमोलाइसिस नहीं हुआ। और दिस इज अ बेटा, अगर इसकी बात करूं तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन है। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन टाइप की फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, ये आपकी मोस्ट कॉमन टाइप की ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन होती है। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन। ये क्वेश्चन आता है बार बार में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने अगर क्वेश्चन निकाले होंगे तो आपसे पूछा पूछा जाता है कि भाई साहब मोस्ट कॉमन टाइप की आपके ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन का नाम बताइए। तो या तो फेब्राइल लिखा मिलेगा या फेब्राइल नहीं भी लिखा मिले तो आप समझ जाइएगा नॉन हीमोलाइटिक जो ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन होती है वो सबसे कॉमन टाइप की रिएक्शन होती है। अगर मैं सबसे कॉमन टाइप की रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो सबसे कॉमन टाइप की जो रिएक्शन होती है वो नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन होती है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि सबसे कॉमन टाइप की रिएक्शन नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन है। हीमोलाइटिक वाली बहुत कम होती है, क्योंकि इतनी नहीं होती है कि जितना आप सोच रहे हैं। क्यों क्यों नहीं होती सर? क्योंकि हम दो दो बार चेक करते हैं, उसे प्रिवेंशन करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ये नॉन हीमोलाइटिक जो रिएक्शंस होती हैं ये ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाता है, और ये विद इन एक से, वो तो सडन होती थी, तुरंत हो जाती थी, और ये 1 से 6 घंटे आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन के 1 से 6 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है, विद इन द 1 से 6 आवर, 1 to 6 आवर विद इन द ट्रांसफ्यूजन, विद इन 1 to 6 आवर, विद इन 1 to 6 आवर ऑफ द आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 1 से 6 घंटे के अंदर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 1 से 6 घंटे के अंदर आप जो है फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक टाइप की ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन हो जाती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है बच्चे? तो मैंने कहा इसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, फीवर एक बढ़िया चीज है, बट इसमें हीमोलाइसिस के साइन सिम्टम नहीं देखेंगे। मतलब ना तो इसमें आपको फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा, ना इसमें आपका जो है बीपी में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा, ना तो बीपी रिड्यूस होगा, हाइपोटेंशन नहीं देखने, क्योंकि बीपी वाला चेंजेस तो तभी देखने को मिलेगा ना जब आपका ब्लड टूटेगा। ना आपको किडनी वाले मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, बाकी नॉर्मल देखने को मिलेंगे, ना आपको यूरिन में हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। तो वो क्योंकि इसमें आरबीसी टूट ही नहीं रही है। अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि आरबीसी नहीं टूट रही है तो आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर दें थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए आप, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो उसे स्टॉप करें, और ये चेक करें कि कहाँ, कहीं किडनी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं हेमोलाइसिस तो नहीं आ रहा। अगर नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस व्यक्ति को क्या दे सकते हैं, टेम्परेली रोक देंगे, और इसको जो है आप एंटीपायरेटिक जो मेडिकेशन होती है, मतलब पीसीएम वगैरह, एसिटामिनोफेन जो है वो देंगे, और कुछ देर के लिए जब उसका फीवर उतर जाएगा उसके बाद में जो ब्लड है उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, कंफर्म करना है, उसका यूरिन वगैरह चेक कर लेना है क्या उसमें हीमोलाइसिस तो नहीं हो रहा है। अगर सच में हीमोलाइसिस नहीं हो रहा तो इतनी बड़ी कोई खतरनाक वाली बात है नहीं है। उसमें अगर फीवर आ रहा है, अगर उस व्यक्ति को फीवर आ रहा है तो बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अगर उस व्यक्ति को फेब्राइल कंडीशन है, फीवर फीवर आ रहा है, तो हम उसका यूरिन चेक करेंगे, उसमें देखने का प्रयास करेंगे कि गलती से उसमें हीमोलाइसिस तो नहीं हो रहा है, उसको किडनी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ देर के लिए टेम्परेरी ब्लड को स्टॉप करेंगे। आफ्टर दैट अगर फीवर आ रहा है, क्योंकि फीवर तो है ही है, फेब्राइल आप बोल ही रहे हैं, तो अगर फीवर आ रहा है तो उसके लिए आप जो दवाई देंगे वो कौन सी दवाई देंगे, एसिटामिनोफेन दे देंगे। कौन सी दवाई दे देंगे? एसिटामिनोफेन जो दवाई रहेगी वो एसिटामिनोफेन, जिसे हम पीसीएम भी बोलेंगे, तो वो देके उसे फीवर का वेट करेंगे कि फीवर रिड्यूस हो जाए, और फीवर रिड्यूस होते उसको जो है चढ़ा देंगे। ऐसे करके हम इसे चढ़ा के जो है उसके बाद में दोबारा ब्लड को कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चों अगर ये आपका मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपका थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा है क्या? जब भी हम ब्लड के कॉम्प्लिकेशन की पहले चर्चाएं करते थे, या पहले आपने कभी पढ़ा होगा ब्लड के ट्रांसफ्यूजन, तो क्या आपको कंफ्यूजन रहता था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन में? ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन में आपको समझ में नहीं आते होंगे एक्चुअली में कौन कौन से कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशंस आए सर। अब अगर सिंपल सिंपल शब्दों में कहना चाहूं तो अब आपके समझ में बिल्कुल एकदम इजी हो रहा होगा कि सर अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन बताइए, तो आप बताएंगे बच्चे फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है, आपके पास में फेब्राइल
फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का देखने को मिलता है। और वो क्यों देखने को मिलता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मली कोई छोटी मोटी रिएक्शंस होती है, कोई बहुत बड़ी रिएक्शंस नहीं होती है। तो इसका पता हो गया, स्टॉप कर दिया, फीवर आया है तो उसके लिए हम एसिटामिनोफेन देंगे और दोबारा से उस व्यक्ति को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे, ये तो हो सकता है। एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शंस की बात करूं, एक्यूट हीमोलाइटिक अगर ट्रांसम्यूचुअल रिएक्शन की बात करूं, एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन, एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शंस की अगर बात कर रहा हूं, एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक्यूट हीमोलाइटिक जो ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शंस होती हैं सर जी, एक्यूट हीमोलाइटिक जो ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन होती है उसकी गजब की बात ये होती है कि उसमें हीमोलाइसिस होता है। तो यहाँ पर बड़े सिम्टम्स जो हैं वो फीवर तो आएगा, चिलसाएगी, और उसके साथ में सर यहाँ पर आपका बीपी गिरने लगेगा, टेकिकार्डिया होने लगेगा, हीमोग्लोबिन यूरिया भी लिख सकते हो, जो आपके नोट्सों में शायद नहीं लिखा होगा बट आप लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन यूरिया में आने लगेगा। वो लेट कॉम्प्लिकेशन, लेट साइन सिम्टम में आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तुरंत स्टॉप करना और मेडिकल इमरजेंसी के रूप में इसे ट्रीट करना है। बच्चों 2 कॉम्प्लिकेशन क्लियर है, कॉमन पूछेगा तो आंसर कर लेंगे, और दोनों को पहचान लोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग या नहीं पहचान पाओगे? अगर नहीं पहचान पाओ तो अभी मुझे बता दो कि सर अभी हमें समझ में नहीं आएगा, हम क्या करें, तो मैं इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट करूं। जल्दी आंसर करें, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे अभी बता दें, और अगर आप समझ पाएंगे कि हम कर लेंगे सर, इतना बड़ा भी टॉपिक नहीं है कि हम इसे समझ ही नहीं पाएंगे, तो बता दें कि सर हम इसे समझ जाएंगे। समझ जाओगे? यस। अब हम बात करेंगे, 2 चीजें और होती हैं, 2 कॉम्प्लिकेशन और होंगे, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। जल्दी बोलो बेटा जी, क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? दैट्स गुड, बढ़िया। जितना समझाए वो समझ आ गया सर, हाँ जितना समझाए उतना समझ में आ जाना चाहिए, दैट्स गुड, बढ़िया। कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाने चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आगे मैं बढ़ जाऊं क्या बच्चे? चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करूंगा, तो आप चले जाइए बच्चे। लेट साइन क्या था सर? हीमोग्लोबिन यूरिया बोला था ना बेटा, आप रट्टा नहीं मारे, उसे समझने का प्रयास करें कि आरबीसी टूटेगी तो यूरिन में जा सकती है कि नहीं, प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने एक शब्द में बताया, उस बात को समझा। अगली कहानी, मैंने कहा एक तो क्या हो सकती है, एलर्जी भी तो हो सकती है ना, कई बार एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, कई बार एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो सकती हैं। ये सर एलर्जिक और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में क्या फर्क है? एलर्जिक और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में फर्क बताइए कि क्या है। देखो, एलर्जी और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की बात करूं तो ये एनाफाइलेक्सिस जब बोलूंगा, जब मैं एनाफाइलेक्सिस बोलूंगा तो समझ जाना सीवियर है, लाइफ थ्रेटनिंग है, आदमी मर भी सकता है। सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग बोला जाएगा, ये सीवियरिटी बहुत ज्यादा खतरनाक है अगर मैंने एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बोला तो। और अगर मैंने एलर्जी कंडीशन बोला तो मैंने कहा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, माइल्ड प्रॉब्लम है, इतनी खतरनाक प्रॉब्लम नहीं है जितना आप जो है इसमें बोलेंगे। ये तुरंत होती है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन तुरंत होती है। एनाफाइलेक्सिस हो गया, एकदम से तुम्हारी बॉडी हाइपर रिएक्ट करेगी, समझ रहे हैं ना? तो क्या क्या होगा वो समझ देंगे, एक एक चीज को मैं समझाता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की अगर बात करता हूँ तो समझें ये क्यों होती है। एलर्जी जो होती है वो इसमें उपस्थित जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उसकी वजह से होती है। जो आपका ब्लड है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन के प्रति कई बार रिएक्शन हो जाती है, जो प्रोटीन होती है ना प्लाज्मा प्रोटीन, उसके प्रति रिएक्शन होने की वजह से एलर्जी हो जाती है कई बार, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन डोनर ब्लड। ये कई बार जो एलर्जी होती है वो क्यों होती है, उसका कारण बता रहा हूँ कि जो वहां पर प्लाज्मा प्रोटीन होती है, जो डोनर के ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, उस प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होती है। क्यों होती है बच्चे? उस प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से यहाँ पर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। क्या मेरे बच्चों समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ, उस बात को समझ पा रहे हैं आप? मैंने कहा प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। क्या बच्चों क्लियर है? और ये आपका टाइप ए प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। टाइप ए एलर्जी है, टाइप ए टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, पता है ना आपको 4 प्रकार की पढ़ते थे, तो ये टाइप ए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का टाइप होता है, और मतलब आईजीई मीडिएटेड है। अगर कौन देखता है इसको एलर्जी में तो हमेशा आईजीई होता है, मतलब ये आईजीई मीडिएटेड है। कैसी है बच्चे? ये आईजीई मीडिएटेड है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या ये कैसी मीडिएटेड है? आईजीई मीडिएटेड है। जल्दी आंसर करिए, ये कैसा है हमारे पास में? आईजीई मीडिएटेड है, आईजीई मीडिएटेड है। ये बात समझ में आनी चाहिए। टाइप ए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। एलर्जी क्यों होती है? प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होती है सर, ये बात समझ में होगा क्या? तुम्हें एलर्जी होती है तो होता है क्या है? एलर्जी के साइन सिम्टम
भाई तुम्हें एलर्जी होती है तो क्या होता है? जब किसी भी व्यक्ति को एलर्जी होती है तो समझने का प्रयास करिए। एलर्जी, जब किसी भी व्यक्ति को एलर्जी होती है तो उसकी बॉडी में खुजली होने लगती है, चकत्ते बन जाते हैं, हाइव्स, जिनको हाइव्स या यूट्रिक एरिया बोल सकते हैं, आपको ईचिंग होने लगेगी, हाइव्स बन जाएंगे जिनको हम यूट्रिक एरिया भी बोलते हैं, यूट्रिक एरिया बोल सकते हैं, वो होने लगेंगे। उसको क्या होने लगेगी? हाइव्स होने लगेगी, स्वेलिंग आने लगती है। ये तो जो भी आपके एलर्जी के साइन सिम्टम है वो लिख दो। स्वेलिंग आने लगेगी, आप एकदम लाल हो जाएगी बॉडी, फ्लशिंग आने लगेगी। तो ये सारे फीचर हमें एलर्जी कंडीशन में देखने को मिलेंगे। तो एक व्यक्ति को मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में वो कह रहा है कि उसकी बॉडी पर चकत्ते बनने लगे हैं, उसकी बॉडी पे यूट्रिक एरिया हो गया है, पूरी बॉडी फ्लश्ड हो गई है। तो अगर ये कंडीशन आ रही है, फीवर नहीं होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं होगी, ना तो यहाँ पर फीवर रहेगा, ना यहाँ सांस लेने में दिक्कत रहेगी। मेरी बात को ध्यान से सुने, यहाँ पर फीवर और सांस लेने में दिक्कत नहीं रहेगी। इस बात को आपको, ना बीपी गड़बड़ करेगा, ना तो यहाँ पर फीवर रहेगा, ना यहाँ बीपी में प्रॉब्लम आएगी, और ना ही यहाँ पर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। मैंने कहा एफ बी, बी एफ में कोई चेंज नहीं है। एलर्जी तो है, एलर्जी में बी एफ में कोई चेंज नहीं है, मतलब ब्लड बीपी में कोई चेंजेस नहीं होगा, ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और पेशेंट को फीवर नहीं होगा। ये बी एफ नहीं रहेगा, यहाँ पर बी एफ नहीं रहेगा एलर्जी कंडीशन में। इस बात को याद समझ लीजिए। एलर्जी जैसे तुम्हारे नॉर्मल एलर्जी होती है वो साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। आपको हाइप्स हो जाएंगे, चकत्ते बन जाएंगे, यूट्रिक एरिया हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, फ्लशिंग आ जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आपका एलर्जिक रिएक्शंस हैं। मैं ये कहूंगा कि ब्लड एलर्जी, देखो अभी आपने एक्यूट वाला पढ़ा तो उसमें तो अलग ही कंडीशन आ रही थी, फीवर आ रहा था, फीवर के साथ में हीमोग्लोबिन यूरिया था, तो वो एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन का। मैंने कहा फीवर फीवर है, हीमोलाइसिस वगैरह कुछ नहीं है, बीपी वगैरह में कोई चीज नहीं है, फीवर है तो वो फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शंस होगी, और वो आपके मोस्ट कॉमन टाइप की होती है। अब मैं कह रहा हूँ एलर्जी अगर हुई है तो बॉडी पर उनमें कहीं भी चकत्ते बकत्ते और वो नहीं बने थे, खुजली बुजली नहीं हो रही थी, इसमें चकत्ते को खुजली चिल्स वगैरह ये हो रहा है, तो ये आपका क्या हो, एलर्जिक रिएक्शंस है। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है तो जल्दी से यस करेंगे सर हमें समझ पा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा तुरंत से ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करो, और आप जो है एलर्जी के लिए आप जो दवाई देते हैं वो आपके पास में एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है, डाइफेनहाइड्रामाइन, वो दे देंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसमें दवाई क्या देंगे, इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एलर्जी की दवाई दे दो, एंटी हिस्टामिन दे दो। भाई पहले तो ब्लड को स्टॉप कर दो, तुरंत ब्लड को, एलर्जी हो रही है बंदे को तो तुरंत ब्लड को स्टॉप करो। स्टॉप करने के बाद आप जो है एंटी हिस्टामिन जो दवाइयां होती हैं जो एलर्जी के लिए दी जाती हैं, एंटी हिस्टामिन दवाई होती है, और वो भी एंटी हिस्टामिन में हम क्या दे देंगे, डाइफेनहाइड्रामाइन जो होती है, डाइफेनहाइड्रामाइन करके एक मेडिकेशन आती है, वो दे दो सर। और जैसे ही उसके जो साइन सिम्टम है वो रिजॉल्व हो जाते हैं, कोई बड़ा खतरनाक साइन सिम्टम नहीं आता है, तो फिर आप दे सकते हैं, दोबारा से ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रिज्यूम कर देंगे। क्या एलर्जी वाला समझ, इन तीनों को समझ पा रहे हो बेटा? आप अलग अलग कॉम्प्लिकेशन को अलग अलग कर पा रहे हैं, या जैसे आपको पहले जब नॉलेज कम हुआ करता था तो आप जैसे चीजों को मिक्स कर लेते थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की चीजों को जैसे आप मिक्स करते थे वैसे आप मिक्स कर रहे हैं? बताइए। मेरे हिसाब से आपका जो नॉलेज लेवल है ना वो आपका बढ़ रहा होगा। मेरे हिसाब से आपका नॉलेज का लेवल जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से डिफरेंट हो रहा होगा। आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बहुत मजेदार तरीके से समझ पा रहे होंगे कि आप कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जब कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे सर, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन करेंगे, फेब्राइल होगा बट हीमोलाइसिस नहीं होगा, ब्लड जो है आपके दिक्कत नहीं करेगा। बट अगर मैं बात करूंगा हीमोलाइटिक की तो उसका जो है मिसमैच ब्लड की वजह से होता है, वो हमें समझ में आ रहा है, उसके साइन सिम्टम हमें क्लियर है। अगली हमने एलर्जी की बात करी जो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से हो रही है, ये आईजीई मीडिएटेड होता है। तो क्वेश्चन को कितना भी घुमा के पूछा जाए कि कौन सा मीडिएटेड है तो वो भी हमें पता है। टाइप फर्स्ट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो भी हमें पता है, और एलर्जी में क्या होता है वो भी हमें पता है। इसमें बीएफ नहीं होगा, एलर्जी में, एलर्जी में बीएफ नहीं होगा। बी का मतलब ना तो बीपी में कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे, ना हमें यहाँ पर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, ना यहाँ पर फीवर होगा। अगर ये चीजें हैं तो वो एलर्जिक कंडीशन है सर। बच्चों क्लियर हो गया हो तो जल्दी से यस कर दो कि सर ये बातें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तो अगली कहानी की तरफ मैं बढ़ जाता हूं, और वो आपकी अगली कहानी हो सकती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। मैंने कहा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन लगती है ऐसे जैसे एलर्जिक रिएक्शन होती है, बट नहीं है, तो एलर्जी है, बट ये थोड़ी सीवियर टाइप की है। वो थोड़ी माइल्ड टाइप की थी, वहां पर नॉर्मल कंडीशन थी, बट यहाँ पर आपके क्या होने लगेगी, सीवियर साइन सिम्टम आने लगेंगे। यहाँ पर भी फीवर तो नहीं होगा। मैंने कहा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बोले या आप जो है सीजर उसकी बात करें, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की बात करें, एलर्जी की बात करें, फीवर तो नहीं रहेगा। पर यहाँ का अगर बात करें एप तो नहीं रहेगा, पर बी तो रहेगा। बी में तो चेंजेस आने लगेंगे। बी का मतलब है यहाँ पर आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी आने लगेगी, बीजिंग होने लगेगी, आपका जो है ब्रीथिंग, बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने कहा वहां बीएफ नहीं था,
यहाँ पर एक एफ कट जाएगा, एफ नहीं रहेगा, अपने बी तो रहेगा, मतलब बीपी में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बंदे को बीपी रिड्यूस हो जाएगा, हाइपोटेंशन तो होगा, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी यहाँ पेशेंट को होने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। और ये एक्चुअल में क्यों होती ये वो तो आपको कुछ घंटों बाद हो रहा था, वो तुरंत नहीं हो रहा था, वो तो कुछ घंटों के बाद हो रहा था, बट ये इमीडिएट होता है। वो तो कुछ घंटों के बाद हो रहा था, बट ये तो आपका इमीडिएट रिएक्शन होती है, तुरंत हो जाता है। जैसे आपने ब्लड चढ़ाया, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होती है, बंदे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसका बीपी एकदम से हाइपोटेंशन में चला जाता है पेशेंट। और ये क्यों होता है? मैंने कहा एंटी आईजीए एंटीबॉडी बन जाती है। एंटी आईजीए एंटीबॉडी बनने की वजह से ये आपका होता है। समझ में आ रहा है क्या? इसमें हम क्या देंगे? इसमें ट्रीटमेंट में हम एपिनेफ्रिन देते हैं। अगर ये हो गया तो आप एपिनेफ्रिन ट्रीटमेंट में लगाएंगे। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो रही है तो आप एपिनेफ्रिन देंगे। एपिनेफ्रिन के बाद ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड वगैरह आप दे सकते हैं, क्योंकि बीपी रिड्यूस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। बीपी रिड्यूस हो रहा है तो हम फ्लूइड दे सकते हैं। सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, एनाफाइलेक्सिस को रोकने के लिए एपिनेफ्रिन देंगे, तो यहाँ पर एपिनेफ्रिन भी आपको देना पड़ेगा। देखो, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, दोनों की कहानी अलग अलग है, दोनों को रटने से बेहतरीन है समझें। एलर्जी कंडीशन जो है थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़े सिम्टम नहीं आते हैं उसमें। ना तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, ना आपका बीपी गिरता है, ना आपका जो है फीवर आता है। समझ में आ रहा है? एलर्जी है, और एलर्जी को ट्रीट करने के लिए हम एंटी हिस्टामिन जो दवाइयां होती हैं वो दे सकते हैं, जिसका नाम डाइफेनहाइड्रामाइन होता है, उससे वो ट्रीट भी हो जाता है। फीवर उसमें भी नहीं है, फीवर इसमें भी नहीं है। फीवर जो था वो हमारे पास में या दो कंडीशन में था, या तो फेब्राइल जो नॉन हीमोलाइटिक कंडीशन थी, या जो हमारे पास में एक्यूट हीमोलाइटिक थी, दोनों में था। बट एक में ब्लड टूट रहा था, एक में ब्लड नहीं टूट रहा था, इतना सा फर्क था। तो दोनों को उनको छांटना है। फिर हमारे पास में एलर्जी को छांटना है। एलर्जी के बाद एनाफाइलेक्टिक की बात करोगे तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, तुरंत ये प्रॉब्लम होती है, बीपी गिर जाएगा। इस कंडीशन में जो ड्रग देनी है वो एपिनेफ्रिन देनी है, और ऑक्सीजन दे सकते हैं, फ्लूइड दे सकते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है तो जल्दी से यस करें कि हमें ये चारों चीजें जो है समझ में आ रही हैं सर। क्या मेरे बच्चों को ये बातें समझ में आई हैं? तो जल्दी से बता दो भाई साहब। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दो। मेजर मेजर दो चीजें हो ना, उसके बाद तो आपका जो समझो कि ये टॉपिक अब खत्म होने की कगार पे जा रहा है। आप बहुत इजीली इन टॉपिक्स को, जो बहुत आराम से इन टॉपिक्स को खत्म कर लेंगे। जो मेजर टॉपिक थे ना वो खत्म हो चुके हैं। चल बढ़ जाऊं आगे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन, आप बताइए मोस्ट कॉमन ब्लड जो ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन का टाइप बताइए। सबसे ज्यादा कौन सी टाइप की जो है आपके पास में ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन देखने को मिलती है? अगर आप आंसर कर सकते हैं तो जल्दी से आंसर करिए कि मोस्ट कॉमन टाइप की ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कौन सी देखने को मिलेंगी। मोस्ट कॉमन टाइप की ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कौन सी देखने को मिलेंगे? जल्दी से आंसर कर लीजिए, देख लीजिए भाई, जल्दी से, जल्दी आंसर करें अगर आपको समझ आ रहा है तो। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? तो जल्दी से यस करें कि सर हमें समझ में आ रहा है। FNHTR, वेरी गुड। तो एक बार इन चारों रिएक्शंस को आप जल्दी से बताएंगे, फास्टली आंसर करें, एक बार जल्दी से आंसर कर दें, फास्ट फास्ट आंसर करें तो मैं आपकी बातों को समझ जाऊं फास्टली। जल्दी आंसर करिए बच्चे। जल्दी जल्दी सारे बच्चों के आंसर दिखने चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर करें फास्टली। सारे बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है ना? बस ये 2 मिनट में आपका क्लास को रिज्यूम कर रहा हूँ, जल्दी आप आंसर करें।
चलिए बढ़ जाएं हम आगे। तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। मेरे हिसाब से आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया कि बच्चे, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो गया, एलर्जिक रिएक्शंस हो गया, एलर्जी का ट्रीटमेंट डाइफेनहाइड्रामाइन होगा। और अगर आप एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस की बात करेंगे तो एनाफाइलेक्टिक जो रिएक्शन है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस की अगर बात कर रहे हैं तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में आप जो ट्रीटमेंट करेंगे वो एपिनेफ्रिन करेंगे। क्या करेंगे आप? एपिनेफ्रिन ट्रीटमेंट करेंगे, या ऑक्सीजन देना पड़ेगा, फ्लूइड देना पड़ेगा, वहां पर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए बच्चों ये सारी क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं तो आप मुझे बताइए कि सर इन क्वेश्चनों में हम किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं बनाएंगे। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो गए। इन क्वेश्चनों में हमें कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इन क्वेश्चनों को हम आराम से क्लियर कर लेंगे। बताओ इनमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताइए कि हमें कोई दिक्कत आएगी सर, हम इनके क्वेश्चनों के जवाब जो है देने में असमर्थ हैं, बताइए। अगली अगर बात करें तो उसे समझें। अगले क्वेश्चन की अगर तरफ मैं बढ़ता हूं, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर भी जाता हूं तो अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे पास में? अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बात करना चाहूं तो 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ 1 मिनट में आ रहा हूँ। चलिए हाँ शायद फास्ट होगा क्या, ये क्या चल रहा था? सर मैम का चांद वाला रिएक्शन होगा। ये क्या चल रहा था? बारिश हो रही। क्या है भाई, मेरे पीछे से क्या खिचड़ी पक रही है तुम लोगों की? यस, मुझे लगा ही था तुम कुछ तो खिचड़ी पका ही लोगे। तो ये 2 मिनट क्या गया, गायब हो गया, खिचड़ी पक गई है सर इधर से। वेरी गुड। नया टॉपिक सर, चांद वाला। नया नहीं, पहले पुराने वाले टॉपिक को कंप्लीट करें। वेरी सीवियर, ठीक है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन सबको क्लियर हो गया? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन सबको क्लियर है? मेरे हिसाब से सर आप आराम से आपका काम कर लीजिएगा। मेरा काम क्या है भाई साहब, मेरा काम हो गया, मेरा काम आराम से ही कर रहा हूँ मैं। मेरा काम तो मैं आराम से ही तो कर रहा हूँ, कहाँ तेजी से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अगला कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है वो हो सकता है ट्राली, TRALI, ट्राली हो सकता है। आज आपका
पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, मेरा इंपॉर्टेंट काम हो गया, डोंट वरी, 2 मिनट में तो मैगी बनती है सर, खिचड़ी पकाने में तो टाइम लगता है। चलिए, ट्राली। इसको ट्राली का मतलब क्या है? तो ट्राली का मतलब समझिए आपका ट्रांसफ्यूजनल से जो ट्रांसफ्यूजन है उसे एसोसिएटेड जो, देखो ट्राली का मतलब क्या होगा? ट्राली का मतलब है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या ट्रांसफ्यूजनल रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी। ट्राली का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफ्यूजनल रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी। तो ध्यान से सुने, इसको भी हम समझना पड़ेगा। ट्रांसफ्यूजनल ट्रांसफ्यूजनल रिलेटेड ट्रांसफ्यूजनल रिलेटेड हमारे पास में एक्यूट लंग्स इंजरी, एक्यूट लंग्स इंजरी, एक्यूट लंग्स इंजरी। बच्चों क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करें। ट्राली का मतलब क्या होता है? ट्राली का मतलब यही है सर, ट्राली एक कॉम्प्लिकेशन होता है, और ट्राली मतलब कई बार क्या होता है जब ट्रांसफ्यूजन की वजह से एक्यूट लंग्स इंजरी हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्यूट लंग्स इंजरी हो जाती है। इसमें क्या होगा? हार्ट से रिलेटेड कोई फीचर नहीं देखने को मिलेगा। लंग्स लंग्स का फीचर देखने को मिलेगा, मतलब पल्मोनरी इडीमा होगा बट लंग्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर कह रहा हूं, पल्मोनरी इडीमा होगा बट आपको जो है आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, मतलब नॉन कार्डियोजेनिक, मतलब हार्ट की वजह से पल्मोनरी इडीमा नहीं हुआ है, ये तो सीधी ही ट्रांसफ्यूजन की वजह से आपका जो है लंग्स में इंजरी हुई है, वो प्रॉब्लम है सर। इम्यून रिएक्शन होने की वजह से हुआ है, ज्यादातर 6 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। ज्यादातर जब आप प्लाज्मा चढ़ाते हैं या एफएफपी चढ़ाते हैं या प्लेटलेट्स चलाते हैं, तो मतलब प्लाज्मा और प्लेटलेट की वजह से ज्यादा देखने को मिलता है। ये ट्राली वाली जो रिएक्शन होती है वो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में आपको ज्यादा देखने को मिलती है। जब आप प्लाज्मा चढ़ाते हैं या आप प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। उसमें आपको ये देखने को मिलेगा पल्मोनरी एडीमा होगा तो सही, बट आपको क्या नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या होगा? जब पल्मोनरी एडीमा होगा तो पल्मोनरी एडीमा के साइन सिम्टम आने लगेंगे, हाइपोक्सिया हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। आप इसका बढ़िया पता कैसे करेंगे? जब आप एक्सरे करेंगे, जब आप एक्सरे करेंगे तो बाइलेटरल आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्सरे अगर आप करेंगे तो वहां पर आपको बाइलेटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलेगा। बाइलेटरल बायलैटरल आपको जो है पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलेगा। पल्मोनरी बायलैटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। बायलैटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बायलैटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलेगा। पर यहाँ गजब की बात क्या है, गजब का विषय क्या है वो समझना होगा। ट्राली मतलब है ट्रांसफ्यूजनल रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी। ट्रांसफ्यूजनल रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी होती है, उस बात में आप इसे ध्यान दीजिए। मैंने कहा ट्रांसफ्यूजनल रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी की बात कर रहा हूं, और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। यस, तो क्लियर हो गया बच्चों, सबको क्लियर हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से कि ट्रांसफ्यूजनल रिलेटेड आपके पास में एक्यूट लंग्स इंजरी क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रांसफ्यूजनल रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी क्या होती है। मैंने कहा इसमें पल्मोनरी एडिमा होगा पर हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, मतलब इसमें कार्डियोजेनिक नहीं देखने को मिलेगा। जब आप एक्सरे करेंगे तो बच्चों बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि जब आप एक्सरे करेंगे तो एक्सरे में आपको बायलैटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलेगा। बायलैटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलेगा, बट हार्ट से रिलेटेड कोई साइन सिम्टम या कोई फीचर हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। फीवर देखने को मिल सकता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? टेकीकार्डिया, साइनोसिस हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, आपको जो है हाइपोटेंशन, बीपी कम हो सकता है, ये चीज तो देखने को मिलेंगे। बट एक्चुअली हार्ट फेलियर नहीं हुआ था यहाँ पर। बड़ी गजब की बात यह है कि यहाँ पर कोई हार्ट फेलियर वगैरह कंडीशन डेवलप नहीं हुई है। यहाँ पर आपका एक्चुअली नॉन कार्डियक, मतलब कार्डियक प्रॉब्लम नहीं थी, कार्डियक नॉन कार्डियोलॉजिक जो है आपके पास में पल्मोनरी एडिमा था, तो ये ट्राली कहलाता है। बच्चों क्लियर है क्या? तो इसमें आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको देखना मिलेगा कि अगर ट्राली देखूंगा तो मतलब इसमें जुगुलार वेन डिस्टेंशन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप बात करते टाको, टाको मतलब ट्रांसफ्यूजनल एसोसिएटेड जो कार्डियक ओवरलोड जो होता है, तो ओवरलोड होता है तो जुगुलार वेन का डिस्टेंशन होता है, बट इसमें कोई जुगुलार वेन वगैरह का डिस्टेंशन नहीं देखने को मिलेगा।
ओवरलोड अगर है तो ओवरलोड का तो सीधी सी बात है, वहां पर बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, एलिवेटेड देखने को मिलेगा, बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर बीपी घटा हुआ देखने को मिलता है। तो कार्डियक ओवरलोड, और इसमें अगर आप अंदर अंतर, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा तो कार्डियक ओवरलोड में भी होता है। मेरी बात को समझें, ट्राली और टाको में फर्क समझें। टाको मतलब ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड आपके पास में कार्डियक ओवरलोड, इन दोनों में फर्क समझें। वहां तो आपका बीपी बढ़ जाता था क्योंकि वहां तो फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। इंजरी की वजह से पल्मोनरी एडिमा हुआ है, हार्ट की वजह से, मतलब फ्लूइड वजह से नहीं हुआ है। तो यहाँ तो ट्राली में तो बीपी डिक्रीज होता है, बीपी डिक्रीज होगा और आपका जो है टेकिकार्डिया होगा, बीपी डिक्रीज और टेकिकार्डिया होगा। जबकि यहाँ पर बीपी इंक्रीज और टेकिकार्डिया होगा, दोनों का अंतर समझें। बीपी इंक्रीज होगा और आपका जो है टेकिकार्डिया भी देखने को मिलेगा, और बीपी भी इंक्रीज देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया भी देखने को मिलेगा, और बाकी जो है जुगुलार वेन वगैरह का डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। बट ट्राली में जुगुलार वेन वगैरह का डिस्टेंशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पूरी ऑल ओवर बॉडी में फ्लूइड नहीं बढ़ा है। यहाँ पर तो ओनली क्या हुआ है, लंग्स की इंजरी हुई है। बच्चों क्लियर हो गया हो तो जल्दी से यस करिए। यहाँ पर आपकी ट्राली के अंदर डाययूरेटिक्स काम नहीं करेंगे, बट वहां पर डाययूरेटिक्स काम करेंगे, क्योंकि वहां पर फ्लूइड ज्यादा हो रखा था, तो उस फ्लूइड को रिमूव करने में आपकी डाययूरेटिक्स मदद कर सकती है। बट यहाँ पर कोई मदद नहीं होगी सर, यहाँ पर क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है, तो डाययूरेटिक्स आपकी किसी भी तरह की यहाँ पर कोई मदद नहीं कर सकती। बट वहां पर आपकी डाययूरेटिक्स जो होंगी वो मदद कर सकती हैं। बच्चों सबको क्लियर हो गया और अच्छे से क्लियर हो गया हो तो जल्दी से यस करिए कि सर हमारा ये कंफ्यूजन जो है ट्राली का और टाको का जो कल मैंने बताया है वो आपको क्लियर हो जाए। तो एक और बढ़िया वाला कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में आपके नॉर्मल नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है जो आपको पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं होगी, वो तो आप आराम से कर लेंगे। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से आंसर करने का प्रयास करें अगर आपको समझ में आ गया तो। सर प्लीज वन टाइम क्या बताना है वो बताओ। रेणु का क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा वो बताओ। वन टाइम क्या पूछ रहे हैं वो बोल लिखें एक बार। सर टेकिकार्डिया टाको में है, में होगा नहीं, दोनों में होगा ना टेकिकार्डिया। टाको तो कल पढ़ा देता हूँ, लिखो सर प्लीज एक बार और समझाइए क्या बेटा, वही तो पूछ रहा हूँ क्या समझाना, कहाँ कंफ्यूजन कहाँ है। मैं कंफ्यूजन ही पूछना चाह रहा हूँ कि आपका कंफ्यूजन आया तो कहाँ आया, जिसको मैं समझा सकूं आपको। कंफ्यूजन पूछना चाह रहा हूँ कि कंफ्यूजन बता दो जिससे मैं उसको समझा पाऊं। टाको और ट्रेल में डिफरेंस, बेटा टाको का मतलब है सर्कुलेटरी ओवरलोड, समझे मेरी बात। टाको का मतलब है सर्कुलेटरी ओवरलोड, और कल पूरा सर्कुलेटरी ओवरलोड बताया तो था। सर्कुलेटरी ओवरलोड में फ्लूइड तुम्हारी बॉडी में ज्यादा है, फ्लूइड तुम्हारी बॉडी में ज्यादा है, तो अब मैं कल पढ़, अब रिवीजन नहीं करके आओगे बेटा तो ऐसा कंडीशन हो गया, अब पूरा पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवीजन करके आएंगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सर्कुलेटरी ओवरलोड कल पूरा अच्छे से पढ़ाया था। सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा तो यहाँ पर फ्लूइड ज्यादा रहेगा, फ्लूइड ज्यादा रहेगा तो आपका फ्लूइड ज्यादा जाएगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो टेकिकार्डिया भी, क्योंकि जल्दी जल्दी फेंकने का काम करेगा तो टेकिकार्डिया भी रहेगा। कल पूरे साइन सिम्टम बताए थे बच्चे, और इसलिए कहा जाता है एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक रहता है, इसलिए पहले पुराने टॉपिक को पढ़ के आए। तो बीपी बढ़ जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, ये फ्लूइड और इकट्ठा होने लगेगा, ये लंग्स में इकट्ठा होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। जब लंग्स में पल्मोनरी एडिमा होगा तो कफिंग आने लगेगी, और वहां पर आपका जो है पिंक कलर का स्पुटम आने लगेगा, क्रैकलिंग साउंड आने लगेगी, जुगुलार वेन का डिस्टेंशन होने लगेगा। ये सारे फीचर्स आपको पल्मोनरी एडिमा में देखने को मिलेंगे जब आपको टाको होगा, मतलब सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा। अगर मैं इसी के साथ में लंग्स इंजरी की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा लंग्स इंजरी हुई है, फ्लूइड ज्यादा नहीं हुआ। जब फ्लूइड ज्यादा नहीं हुआ तो हाइपरटेंशन तो नहीं होगा, फ्लूइड ज्यादा नहीं है, फ्लूइड एक्चुअल में यहाँ पर लंग्स इंजरी की वजह से पल्मोनरी इडिमा यहाँ पर भी है, पल्मोनरी इडिमा यहाँ पर भी है। पल्मोनरी इडिमा के फीचर तो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पल्मोनरी इडिमा तो लंग्स इंजरी में भी देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर बाकी फीचर नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे उल्टा देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पर बीपी बढ़ेगा, मैंने कहा बीपी क्यों बढ़ेगा भाई, बीपी क्यों बढ़ेगा, या फ्लूइड ज्यादा हुआ ही नहीं है तो बीपी बढ़ेगा ही नहीं, तो बीपी तो डिक्रीज देखने को। और जब भी हमारी बॉडी में बीपी कम होता है तो आपको हाइपरटेंशन देखने को, ओ सॉरी हार्ट रेट तो बढ़ी हुई मिलेगी, तो मैंने कहा यहाँ पर आपको टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, बीपी कम देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? और दूसरी बात, जुगुलार वेन डिस्टेंशन और वो आपका पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, वो कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा, बाकी चीजें डिस्टर्ब नहीं होंगी। पल्मोनरी एडिमा के फीचर देखने को मिलेंगे, पर हार्ट वाले जो फीचर थे वो नहीं मिलेंगे, मतलब टेकिकार्डिया और बीपी तो डिक्रीज दे। बीपी का अंतर है भाई साहब, जब आपकी बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, यहाँ बीपी घटेगा, यहाँ बीपी का कोई रोल नहीं है क्योंकि बीपी घट रहा है यहाँ पर पल्मोनरी एडिमा होने की वजह से। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या? इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें।
अगर आप उस पर गौर फरमाएंगे, इसको पहले रिपीट करें, इसको पहले समझें, उसके बाद में इसको करें। बेटा इसीलिए कहा जाता है एक सिंगल टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप सिंगल टॉपिक को अगर अच्छे से नहीं पढ़ के आते हैं तो फिर आपको देखो दूसरी चीज सिंपल है, कॉमन सी चीज बता रहा हूं मैं, एक बात फिर दोबारा से कह रहा हूं, आपको जो टॉपिक जब पढ़ाया जाता है उसे उसी दिन दोबारा जाके पढ़ें, वरना तो दोबारा आओगे ना तो हालत खराब हो सकती है। और मैं भी आप इतना नहीं पढ़ा सकता हूँ कि भाई साहब एक ही टॉपिक को लेके बैठे रहेंगे तो बच्चा रिवीजन क्या सिलेबस कभी नहीं हो पाएगा, जीवन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना लोड रहता है। समझने का प्रयास करें तो प्लीज कॉपरेट करिए और चीजों को पढ़ के आइए करिए। कुल मिला के मैंने ये बताया बीपी का फर्क है, इधर प्रेशर बढ़े हुए थे, इधर प्रेशर घटे हुए हैं, बस बीपी से रिलेटेड प्रेशर में फर्क है। इधर जो आपका टाको है, टाको मतलब ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड जो सर्कुलेटरी ओवरलोड है, उसमें आपका जो है बीपी बढ़ा हुआ है। टेकिकार्डिया वगैरह तो इधर भी है, टेकिकार्डिया इधर भी है, इधर बीपी बढ़ा है, इधर बीपी डिक्रीज है, बस। पल्मोनरी एडीमा इधर है, इधर भी पल्मोनरी, इधर बीपी बढ़ने की वजह से पल्मोनरी एडीमा था, इधर यूं ही लंग्स की इंजरी की वजह से पल्मोनरी एडीमा है। इधर जब आप एक्सरे करेंगे तो बायोलेटरली आपको ये चीज देखने को मिलेंगी, बट बीपीएस में डिक्रीज देखने को मिलेगा। बताओ, एक बीपी का फर्क है दोनों में, बस, और कोई फर्क नहीं है। बताओ। रेणु का या कोई भी स्टूडेंट जिसको समझ में अभी भी नहीं आया हो तो बता दो। रेणु का या कोई भी और अदर स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया तो बता दो बच्चे। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से यस करें कि सर आ गया समझ में। सबका क्लियर है? कोई भी डाउट वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है किसी भी बच्चे को? कोई भी बच्चा है जिसको डाउट वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है कि सर डाउट आ रहा है? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो बता सकता है कि सर मुझे डाउट है, बाकी तो मैं आगे बढ़ जाऊं। फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। नहीं है? चलिए। चलिए, जो अब खतरनाक कंडीशन है वो हमारी खत्म हो चुकी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है बच्चे। देखो बेटा, इनको रिपीट कर लेना एक दो बार, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे। ठीक है ना? यस। लास्ट इसमें मतलब जो मेजरली बात कर सकता हूँ कि हम मेजरली जिस चीज की तरफ मूव कर रहे हैं वो सुन ले। अगर मेजरली किसी चीज की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो अगर हमें समझना होगा तो वो होगा हमारे पास में जीबीएचडी। लास्ट प्रॉब्लम जो खतरनाक है, बाकी तो सब नाम सुने हुए हैं। जीबीएचडी, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, जीबीएसडी की बात करेंगे। और मेरे बच्चों को जीबीएसडी की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज क्या होती है? सीरियस होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये कब होती है? जब कोई आप ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, किडनी ट्रांसप्लांट किया, लीवर ट्रांसप्लांट, कोई भी ऑर्गन का जब ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट किया, तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद होती है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में भी हो सकती है। तो जीबीएसडी को यहीं पर नहीं पढ़ते, जब भी आप ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं वहां पर भी जीबीएसडी पढ़ा जाता है, क्योंकि वहां पर भी ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज होती है। ये सीवियर है, लाइफ थ्रेटनिंग है, बंदे की डेथ भी हो सकती है। दिस इज अ सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग। ये आपकी सीवियर होती है और ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। कैसी है बच्चे? लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये सीवियर प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है, खतरनाक प्रॉब्लम होती है। जीपीएस डिजीज को कहते हैं, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। क्या कह रहा हूँ बच्चे मैं? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज की बात कर रहा हूँ। जो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज होती है सीवियर होती है और ये एक आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। बच्चों क्लियर हो गया हो तो जल्दी से यस करिए कि सर हमें जीबीएसडी क्लियर है। जीबीएसडी अगर आपको क्लियर है तो बताइए। जीबीएसडी जो मैं अभी बता रहा हूँ वो समझें। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ही नहीं होता, जितने भी आप ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसमें भी ये कंडीशन होती है। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। या तो एक्यूट होती है या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक भी बोलते हैं।
ये 2 प्रकार की होती है, एक्यूट या क्रोनिक। अगर ये 100 दिन के भीतर-भीतर हो जाए, आपने ट्रांसप्लांट किया या आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, उसके अंदर-अंदर विथिन 100 डेज़ हो जाए। अगर विथिन 100 डेज़ होती है, अगर ये कंडीशन विथिन 100 डेज़ होती है, तो उसे एक्यूट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ कहा जाता है और अगर ये आफ्टर 100 डेज़ होती है, आफ्टर 100 डेज़ होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रोनिक जो है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। अगर ये विथिन 100 डेज़ होती है, तो इसे हम एक्यूट कहते हैं और ये अगर 100 डेज़ के बाद होती है, तो इसे क्रोनिक कंडीशन के नाम से जाना जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए। क्रोनिक है, समझ में आ रहा है? हमारी स्किन में प्रॉब्लम आने लगेगी, स्किन में रेशेज़ बन जाएँगे, यहाँ पर रेडनेस आने लगेगी, लीवर में जॉन्डिस वगैरह ये सारी समस्याएँ देखने को मिल सकती है। अब्डोमिनल पेन, डायरिया ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों वो बात हमें समझ में आ जानी चाहिए कि एक्यूट में ये प्रॉब्लम होगी। क्रोनिक की बात करेंगे तो क्रोनिक में भी उसी तरीके की समस्या हमें देखने को मिल सकती है। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? क्या बच्चों क्लियर हो गया हो तो जल्दी से यस करिए कि सर हमें समझ आ गया है। जीबीएसडी समझ में आ रहा है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में मैं ये कह रहा हूँ इसमें इतना ही पढ़ना है कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नहीं होती, जितने भी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उनमें भी आपकी ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज हो सकती है। उनमें भी आपके पास में ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज हो सकती है। एक्यूट होती है जब विथिन 100 डेज के अंदर अगर इन्फेक्शन 100 डेज के अंदर प्रॉब्लम होती है तो एक्यूट कहते हैं और अगर 100 डेज के बाद होती है तो उसे हम क्रोनिक जो है जीबीएसडी के नाम से जाना जाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये कब होती है एक्चुअली में, जो इसका रीजन क्या है, इसका कारण समझिए। ये कब होती है, इसका कारण समझिए, ये क्यों होती है। मान के बताइए सर, इसका कारण बता दीजिए। अगर इसके कारण की बात करूं बेटा, इसके अगर कारण की बात करूं तो इसका कारण ये होता है कि जो डोनर ब्लड है ना, जिस जिस ब्लड को आप ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड है, अगर उस ट्रांसफ्यूज वाले ब्लड में, उस ट्रांसफ्यूज ब्लड में उस ट्रांसफ्यूज ब्लड में अगर टी सेल है, उसमें अगर जिंदा टी सेल प्रेजेंट है, बाइबल टी सेल है, और वो जाके जिसको आपने दिया है वो रेसिपिएंट जो सेल है, रेसिपिएंट बॉडी पर अटैक कर दे, जो रेसिपिएंट की जो बॉडी है उस पर जाके अटैक कर दे वो टी सेल, तो आपको जो दिक्कत होती है उसे हम जीबीएस भी कहते हैं। मैं कह रहा हूं इतना टिपिकल नहीं है, सिचुएशन बड़ी इजी है बट हम टिपिकल इसलिए बना देते हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि कोई भी चीज जब हम रिपीटेडली पढ़ते हैं तो वो सीधी हो जाती है। कोई भी चीज जिसको हम पढ़ते ही नहीं है, बहुत दिनों बाद एक बार पढ़ते हैं, वो चीज ही आपके लिए टफ बन जाती है। ना कोई चीज सीधी होती है, ना कोई चीज टफ होती है। फर्क इतना सा होता है आप कितनी मेहनत करके उस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने किसी भी चीज को अगर आपने किसी भी चीज को ढंग से पढ़ने का प्रयास किया, हर चीज को आपने जो है आपने जो है मन लगा के अगर स्टडी किया, तो आप समझ सकते हैं कि यार कोई भी चीज को इजी किया जा सकता है। कोई बहुत टिपिकल काम नहीं है बेटा। मैंने कहा कोई भी काम बहुत टिपिकल काम नहीं होता, अगर आप सीखना चाहें तो बहुत इजी काम होता है। बट हम करते क्या है, हमारी गड़बड़ क्या होती है वो समझे। हमारी गड़बड़ इतनी सी है कि हम उस चीज को करना ही नहीं चाहते। समझ में आ रहा है बच्चे? तो हमें उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे उन चीजों को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं दोबारा से कह रहा हूँ जीबीएसडी क्या है उस पर थोड़ा गौर फरमाइए। जीबीएसडी जो होता है वो सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। उसे हम ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज के नाम से जानते हैं। एक्यूट कंडीशन 100 दिन के अंदर है। ये क्यों होता है कि जो ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड है, जो आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, उसमें अगर बाइबल टी सेल है, अगर टी सेल गलती से बची हुई है, तो इसका प्रिवेंशन क्या है? इसका प्रिवेंशन ही बढ़िया चीज है और इसके लिए मैंने कल बताया था इरेडिएटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो इसका बढ़िया चीज हो सकती है कि आप इरेडिएटेड कर दीजिए ब्लड को।
प्रिवेंशन ही बढ़िया है। तो आप जब भी किसी को कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हो, कोई कोई भी ट्रांसप्लांट करते हो तो वहाँ की तो आपकी बात सीधी-सी बात है। किसी को ब्लड बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट है, तो उन सारे पेशेंटों के अंदर जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, इरेडिटेड ही ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, यही इसका बढ़िया इलाज हो सकता है। और दूसरी बात, अगर हो गया, तो क्या करें? हो गया तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। तो इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देनी होती है हमें। क्या देनी होंगी बच्चे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है वो इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। ज़्यादा टफ तो नहीं हो गया? इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रहेगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन दिस केस। आपकी इस केस में आपका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रहेगा। बताओ बच्चे, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रहेगा, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी रहेगी, जैसे जो है आपके पास में साइक्लोस्पोरिन होती है, टैक्रोलीमास होती है, वो हम देंगे इसमें। ज्यादा इश्यू नहीं है, बस इतना सा पढ़ना है। एलर्जिक में डाइफेनहाइड्रामाइन एंटी हिस्टामिन दे रहे थे, एनाफिलेक्टिक में एपिनेफ्रिन दे रहे थे, जीबीएसडी में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं। ठीक है। एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन में तो कोई आपके पास में ऐसी कोई स्पेशल थी नहीं, तो उसमें तो कोई स्पेशल है नहीं। फेब्राइल अगर फीवर आ रहा था तो एसिटामिनोफेन देते थे। आपका मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो आपके पास में फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन थी वो सबसे कॉमन टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलती थी। इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों जल्दी से यस करें। बताओ, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट वाली सिचुएशन है तो आप जल्दी से आंसर करने का प्रयास करें। जीबीएसडी, ग्राफ्ट वर्सेस हॉस्ट डिसीज। समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताइए। तो ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत रही होगी। ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बस 3 बात और रही हैं। 3 कॉम्प्लिकेशन और पढ़ाऊंगा। 3 कॉम्प्लिकेशन पढ़ने के बाद आपका कोई कंफ्यूजन वाला विषय नहीं बचेगा। मैंने कहा 3 कॉम्प्लिकेशन पढ़ाने के बाद आपके पास में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, भरोसा करिए। बस 3 चीज और बची हैं। वो सीधी सीधी 3 चीज बची हैं। मैंने कहा सीधी सीधी वो 3 चीज के नाम बताओ। देखो, सीधी सीधी चीज बची है। मैंने कहा बताओ सर। हाइपोकैलीमिया, सॉरी, हाइपोकैल्सीमिया। एक कॉम्प्लिकेशन तो आपके पास में क्या बच गया? हाइपोकैल्सीमिया बच गया। एक आपके पास में कॉम्प्लिकेशन बच गया, हाइपरकैलीमिया बच गया। और एक आपके पास में कॉम्प्लिकेशन के रूप में बच गया, वो बच गया आपके पास में आयरन ओवरलोड। बस 3 कॉम्प्लिकेशन बचे हैं। और ये 3 कॉम्प्लिकेशन अगर आपको आए, उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, खत्म। बस ये 3 कॉम्प्लिकेशन और पढ़ने हैं और बाकी तो आपको सारा आ गया। मेरे हिसाब से अभी तक की जो कहानी है वो बता दीजिए कि अभी तक की अगर कहानी में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, यहां तक कोई दिक्कत है तो वो बता दीजिए। अगर यहां तक मेरे किसी भी कैंडिडेट्स को कुछ भी लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो मुझे बता दीजिए। बाकी सारे कॉम्प्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं। सर्कुलेटरी हम ओवरलोड पढ़ चुके हैं। बाकी हम जितनी भी कंडीशंस थी वो पढ़ चुके हैं। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें आ रही होंगी। तो आप जल्दी से आंसर करने का प्रयास करिए कि हमें सारी चीजें आ रही हैं सर, हम इसको भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ लें। ये 3 को पढ़ने के बाद हमारी कहानी खत्म हो जाएगी ये। चलिए, सबसे पहले हम हाइपोकैल्सीमिया पढ़ लेते हैं। हाइपोकैल्सीमिया पढ़े। हाइपोकैल्सीमिया, अगर हाइपोकैल्सीमिया की बातें करें तो हाइपोकैल्सीमिया मतलब आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है। आपकी बॉडी में जो है कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है बच्चे? कम हो जाता है। इसका रीजन क्या है वो बताइए। क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइपोकैल्सीमिया का रीजन बताइए। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है?
तो अगर मैं हाइपोकैल्सीमिया के रीज़न की बात करूँ तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाइपोकैल्सीमिया का रीज़न जो होता है वो सिट्रेट होता है, क्योंकि आपके ब्लड में क्या होता है बच्चे, सिट्रेट होता है। तो एक क्वेश्चन तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो एग्ज़ामिनर बार-बार में पूछता है कि हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है? मैंने कहा हाइपोकैल्सीमिया इसलिए होता है कि हमारे ब्लड में क्या होगा, क्योंकि एंटीकोगुलेंट यूज़ किए थे, और जब आपने एंटीकोगुलेंट यूज़ किए थे, आपने जब एंटीकोगुलेंट यूज़ किए थे, आपने एंटीकोगुलेंट यूज़ किए थे, तो आपका जो है क्या है, एंटीकोगुलेंट की बात की है तो एंटीकोगुलेंट की जो बात करें, तो उसमें क्या था, सिट्रेट। सिट्रेट जो होता है, सिट्रेट क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, कैल्शियम को जोड़ लेता है। तो जो फ्री कैल्शियम है आपकी बॉडी में वो कम हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। हाइपोकैल्सीमिया में 2 फीचर स्पेशल हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। सर क्या-क्या? एक होता है चेबोस्टोक साइन, एक होता है ट्राउज़ी साइन। आपके 2 साइन होते हैं, चेबोस्टैक साइन। ये तो शायद आपको चेबोस्टैक साइन होता है, एक तो आपके पास में चेबोस्टैक साइन होता है और दूसरा हमारे पास में जो साउंड होता है, वो कौन-सा होता है? ट्राउज़ी साइन होता है। कौन-सा साइन होता है? ट्राउज़ी साइन होता है। ये 2 साइन हमें जो देखने को मिलते हैं। चेबोस्टोक सी फॉर चिक। चिक मतलब हमारा जो चिक होता है, ये गाल होता है, यहाँ पर अगर हम करते हैं, यहाँ पर ऐसे अगर टैपिंग करेंगे मसल्स पर, तो हमारे जबड़े की जो मसल्स हैं, फेशियल मसल है, उसमें स्पाज़्म होने लगेगा। मैंने कहा इसमें स्पाज़्म हो जाएगा, जब टैपिंग करोगे, चिक पर ऐसे टैपिंग करोगे, तो आपका स्पाज़्म ऑफ फेशियल मसल होगा। फेशियल मसल का क्या हो जाएगा बच्चे? स्पाज़्म होगा। ऐसा देखने को मिलता है, फेशियल मसल स्पाज़्म हो जाएगा। फेशियल मसल का क्या देखने को मिलेगा? आपको स्पाज़्म देखने को मिलेगा, ये चेबोस्टैक साइन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ये आपका चेबोस्टोक साइन कहलाता है। बच्चे दोबारा से दिमाग में बिठा लीजिए, मैंने क्या कहा? दिमाग में अगर क्लियर हो गया हो तो बहुत बढ़िया, समझ में आ जाना चाहिए, चेबोस्टोक साइन क्या होता है। चेबोस्टोक साइन दोबारा से कह रहा हूँ, हाइपोकैल्सीमिया, पहला क्वेश्चन तो ये बनना चाहिए, हाइपोकैल्सीमिया होता क्यों है? और हाइपोकैल्सीमिया इसलिए होता है कि उस जो ब्लड है उसमें जो एंटीकोगुलेंट के रूप में आपने जो मिला रखा था सिट्रेट, वो आपकी कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, कैल्शियम को पकड़ लेता है, और कैल्शियम को जब पकड़ लेता है तो जो फ्री कैल्शियम है वो कम हो गया, इसलिए हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। इसके मैं 2 फीचर की बात कर रहा हूँ, 2 स्पेशल फीचर हैं जो हमें याद रखने होंगे। एक हमारे पास में चेबोस्टोक साइन होता है और दूसरा हमारे पास में ट्राउज़ी साइन होता है। एक चेबोस्टोक साइन है और दूसरा हमारे पास में कौन-सा साइन होता है बच्चे? ट्राउज़ी साइन होता है। समझ में आ गया क्या? चेबोस्टोक साइन और ट्राउज़ी साइन। अगर चेबोस्टोक साइन की बात कर रहा हूँ तो जो हम चेक है उस पर अगर टैपिंग करेंगे, तो चेक पर टैपिंग करने के बाद में जो फेशियल मसल है उसका स्पाज़्म देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फेशियल मसल का स्पाज़्म देखने को मिलेगा। जो हमें फेशियल मसल का स्पाज़्म देखने को मिलेगा उसे हम चेबोस्टोक साइन कहते हैं। सर ट्राउज़ी साइन क्या होता है? तो ट्राउज़ी साइन में क्या होता है बेटा, कि हम जब बीपी कप बाँधेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब आप बीपी कप बाँधेंगे, आपके पेशेंट के अंदर अपर आर्म जो होती है उसमें जब बीपी कप बाँधेंगे, और बीपी कप बाँधने के बाद आप जैसे ही कप को फुलाएँगे तो आपकी जो फोरआर्म या कार्पोपेडल मसल्स हैं, जो आपके हाथ की मसल है उसमें स्पाज़्म होने लगते हैं। कार्पोपेडल मसल बोल सकते हैं उसे, या तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्पोपेडल जो मसल है, कार्पोपेडल मसल, कार्पल वाली पेडल, कार्पोपेडल मसल बोलें, या फिर हम बोलें कि फोरआर्म की जो मसल्स हैं, या मैं कहूँ कि फोरआर्म की मसल है उसके अंदर स्पाज़्म होने लगेगा, उसे ट्राउज़ी साइन कहते हैं। दोबारा से समझें मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हाइपोकैल्सीमिया एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को जो हाइपोकैल्सीमिया कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है उसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो कैल्शियम का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। और वो क्यों हुआ है, मैंने कहा वो सिट्रेट की वजह से होता है, क्योंकि आपके ब्लड में सिट्रेट है। अगर पहले से किसी को हाइपोकैल्सीमिया है तो सिट्रेट वाला ब्लड नहीं देते हैं, उसमें फ्रेश ब्लड दिया जाता है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर पहले से हमें पता है कि इस पेशेंट को पहले से हाइपोकैल्सीमिया चल रहा है, अगर हमें पहले से पता है कि किसी पेशेंट को क्या चल रहा है, किसी पेशेंट को जो है पहले से अगर हाइपोकैल्सीमिया चल रहा है, तो उस ब्लड को जो है उसमें जो है हम कोगुलेंट वाला ब्लड ना देके उसे फ्रेश ब्लड देंगे, और जो हेपेरिन वाला है वो दे देंगे। उसमें एंटीकोगुलेंट, क्योंकि फ्रेश है। फ्रेश का मतलब ये तो नहीं है कि भाई साहब तुरंत आपने निकाला और उसमें कोई एंटीकोगुलेंट है नहीं, चढ़ा दिया। अगर आपको पता है कि तो ब्लड तो 5 मिनट में जम जाएगा, इतना जल्दी तो चढ़ा नहीं पाएंगे, तो उसमें हेपेरिन वाला चढ़ाते हैं, फिर उसमें हेपेरिन देते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, हेपेरिन वाला ब्लड कब चढ़ाते हैं? तो हेपेरिन तब चढ़ाते हैं जब हाइपोकैल्सीमिया किसी को पहले से है। उसमें फर्दर ब्लड चढ़ाना है तो हाइपोकैल्सीमिया ना हो, क्योंकि पहले से ऑलरेडी हाइपोकैल्सीमिया है तो सैचुरेटेड वाला ब्लड नहीं चढ़ाते हैं। उसमें जो है हम हेपेरिन वाला ब्लड चढ़ाते हैं बच्चों, ये भी हमें याद हो जाना चाहिए। मेरे बच्चों को क्लियर हो गया? हाइपोकैल्सीमिया समझ में आ रहा है?
क्यों होता है? सिट्रेट की टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है सर। दूसरा चेबोस्टॉक्साइन क्या होता है? जब चेक मसल्स पे आप टैपिंग करेंगे तो फेशियल मसल का स्पाज्म होगा, उसे हम चेबोस्टॉक्साइन कहेंगे। ट्राउजिसाइन क्या होता है सर? तो ट्राउजिसाइन की बात करूं तो बच्चे कार्पोपेडल जो मसल है उसके अंदर स्पाज्म होगा, उसे हम कहेंगे सर जी। तो मेरे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चंस आपके जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। बताओ बच्चों, अगर ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर है तो क्लियर है। ट्रीटमेंट क्या करें? तो मैंने कहा यहाँ पर आप स्लो कर देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को तो कर देते हैं स्लो, इन्फॉर्म कर देते हैं एससीपी को, और एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पर प्रायोरिटी मैनेजमेंट और एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट समझिए या अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट समझिए, मेरी बात को समझें। एक पेशेंट कहता है कि आपको जो है कॉम्प्लिकेशन हो गया। एक पेशेंट है जिसको हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, उसको जो है सिट्रेट की टॉक्सिसिटी की वजह से वहां पर हाइपोकैल्सीमिया हो गया। अब मैं दो क्वेश्चंस को आपको लैंग्वेज समझाने का प्रयास करूंगा, और वो लैंग्वेज को आप यहां पर नहीं, हर क्वेश्चन में अप्लाई करें। मैंने कहा इसमें आप प्रायोरिटी मैनेजमेंट बताइए, तो प्रायोरिटी का मतलब पहले क्या करेंगे। और अगर मैं कहता कि इसका अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट बताइए, तो अप्रोप्रिएट का मतलब लास्ट एंड फाइनली इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या है। एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट और आपका प्रायोरिटी मैनेजमेंट में फर्क हो गया। जब मैं प्रायोरिटी मैनेजमेंट की बात करूंगा तो पहले क्या करूंगा वो लिखना होता है, और जब एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट की बात होती है तो वो है कि इसका रियल ट्रीटमेंट क्या है। जब कैल्शियम की कमी है तो रियल ट्रीटमेंट तो ये है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो। तो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कभी पूछे तो इसका नहीं बता रहा हूं मैं, तुम ध्यान से समझें। इसका तो बता रहा हूं, बट मैं हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूं कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो गलती यही करते हैं बच्चे कि जल्दीबाजी में ये शब्द नहीं पढ़ते हैं कि प्रायोरिटी लिखा हुआ है या अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट लिखा हुआ है। ऐसे कई क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, मैं तो दूंगा। मैंने पहले से बता रहा हूं, जब आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें ये गड़बड़ में करके दूंगा कि आप प्रायोरिटी मैनेजमेंट बताइए या अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट बताइए। ठीक है ना? तो आप तैयार रहिएगा। जो देखते हैं कि कौन हमारा टॉपर बनेगा। जब हम फंडामेंटल के टॉप टेस्ट लेंगे, 8-10 जब पेपर होंगे तो उनका टॉपर कौन बनेगा। जो फिक्स पेपर रहेंगे उनका मैं पहले से अनाउंस करूंगा, इतने पेपर का हम रेशनल देखेंगे। लगातार लगातार टॉपर कौन बनेगा उन पेपर्स में, वो हम देखेंगे। तो जो टॉपर बनेगा वो हमारा स्पेशल हीरो रहेगा। यस, ठीक है ना? उसे हम जो है व्हाट्सएप डीपी पे भी लगाएंगे सब बच्चे। ठीक है, मैं भी लगाऊंगा, चलिए ठीक है ना। ये उसके लिए एक स्पेशल तोहफा रहेगा कि भाई सब लोग उसे डीपी पे लगाएंगे। ठीक है ना? तो अब कौन बनेगा? यस, पहली रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक कौन कौन बनेंगे उसमें? फंडामेंटल के टॉपर्स। तो देखते हैं कि फंडामेंटल के टॉपर्स कौन कौन बनेंगे। खतरनाक वाली पेपर होंगे, जबरदस्त पेपर होंगे, और 4-5 पेपर का मैं रेशनलाइज करके, वैसे तो 10 से 15, 10 पेपर के आसपास आपके पेपर कम से कम होंगे, बट जो पेपर की कट ऑफ दूंगा वो 4 से 5 पेपर होंगे, उनकी कट ऑफ डाली जाएगी और उनके आधार पर आपका रिजल्ट रेडी किया जाएगा कि उन पेपर में ओवरऑल में कौन ज्यादा गया। ओवरऑल में 4-5 पेपर, एक पेपर नहीं 4-5 पेपर को कमांड करके उसका रिजल्ट देखा जाएगा कि कौन जो है बच्चा टॉप किया है। जो बच्चा टॉप करेगा उसका हम सब लोग फोटो लगाएंगे, बस पक्का। सब लोग रेडी हैं इस बात के लिए कि हाँ सर उसको तो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। करेंगे भाई, उसको प्रोत्साहित करेंगे ना। यस, अब देखते हैं कौन टॉपर बनता है, कौन टॉप 3 रैंक के अंदर आता है। ठीक है ना? खतरनाक तरीके से रहेगा। यस, डन हो जाए। 20 दिन का मौका है तुम्हारे पास, आज 10 तारीख है और आज के 20 दिन बाद में ये पेपर आपके कंटेक्ट हो जाएंगे। पक्का 20 दिन का मौका है। अब 20 दिन में तुम्हें जितना पढ़ना है उतना पढ़ लीजिए। 20 दिन के बाद ये पेपर कंटेक्ट होने वाले हैं। चाहे आप जो सब्जेक्ट जहां से जैसे पढ़ना चाहो पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ लो। फंडामेंटल के अंदर 20 दिन बाद आपका पेपर हो जाएगा। अब आप समझ जाइए, जो है आपकी काउंटिंग आज से उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। कल 19 दिन बचेंगे, 18 दिन, 17 दिन, ऐसे करके। ठीक है ना? तो आप देखते जाइएगा। मैंने कहा बच्चे, अगर मैं कहूं कि हाइपोकैल्सीमिया, तो कारण समझ रहे हैं। एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करेंगे तो कैल्शियम ग्लूकोनेट करेंगे, प्रायोरिटी में करेंगे तो स्लो कर देंगे। तुरंत से ब्लड को आप क्या कर देंगे, जो चल रहा है उसको स्लो कर दो, और बाकी आप इन्फॉर्म एससीपी को करो, और जो आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो दे दो। मैं दोबारा से कह रहा हूं कि कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया क्यों हुआ। हाइपोकैल्सीमिया हुआ सिट्रेट की वजह से, सिट्रेट ने बाइंड कर लिया। दो फीचर हमें स्पेशल देखने को मिलते हैं, चेबोस्टोकॉन, ट्राउजिसाइन। तो वो बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। ये हाइपोकैल्सीमिया वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो जल्दी से यस कर दें कि सर ये क्लियर है। अगर ये क्लियर हो गया हो तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाऊं, अगर तुम कहें तो सर जी। बचाओ बच्चे, हाइपोकैल्सीमिया क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊं? वेरी गुड। अगला है हमारे पास में दो चीज और बची हैं, हाइपर कैलीमिया। बच्चे, अगर मैं हाइपर कैलीमिया की बात करूं तो हाइपर कैलीमिया तब होता है, जितना देखो, जितना दिन पुराना ब्लड होगा, हम ब्लड को मैक्सिममली 42 दिन तक यूज कर रहे थे।
अगर आज हमने ब्लड को कलेक्ट कर लिया, मैंने आज ब्लड दिया, आज जो सेल है, अब जो जितना पुराना होता जाएगा इसमें धीरे-धीरे आरबीसी टूटती चली जाएँगी। आज माना कि इसमें 100 आरबीसी थी तो कल तो इसमें 99 रह जाएँगी, कल और कम हो जाएँगी और जितनी सेल टूटेंगी, जब सेल के अंदर पोटेशियम होता है, जितनी सेल टूटेंगी, जितना पुराना ब्लड रहेगा उतना ज़्यादा सेल टूटेंगी और सेल टूटेंगी तो उसमें क्या होगा बच्चे, जो पोटेशियम है वो ब्लड में बाहर आ जाएगा और जाके जिस पेशेंट को चढ़ाओगे उसमें हाइपरकैलेमिया कर देंगे। तो जितना ओल्ड ब्लड होता है वो ओल्ड ब्लड की वजह से हाइपरकैलेमिया होता है। गड़बड़ क्या करेगा, सीधी-सी बात है, पोटेशियम सीधा-साधा इम्पैक्ट डालता है हार्ट पर, डिसरिथमिया कर देगा। एक ही फीचर इसमें पढ़ना है, ज़्यादा इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका क्या हो जाता है बच्चे, डिसरिथमिया हो जाता है, हार्ट रेट पूरा डिस्टर्ब कर देगा ये। ट्रीटमेंट क्या करना है वो ध्यान से सुनना है। हाइपरकैलेमिया में प्रायोरिटी मैनेजमेंट में समझ लें, प्रायोरिटी मैनेजमेंट में वही करना है, तुरंत स्लो कर देंगे सर, इन्फॉर्म करेंगे। और जो ट्रीटमेंट की बात आएगी तो हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट होता है डेक्सट्रोज प्लस सैलाइन। डेक्सट्रोज प्लस या डेक्सट्रोज की जगह ग्लूकोज प्लस इंसुलिन लिखा रहेगा, डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन। डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, या कैक्सिलेट एनेमा देते हैं, जिसे कैक्सिलेट एनेमा देते हैं। और कैक्सिलेट की फुल फॉर्म वहां पर नहीं लिख रखी है मैंने, बट कैक्सिलेट की फुल फॉर्म भी आप लिख लें, पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट। पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन है ये, इसका ट्रीटमेंट होता है, याद होना चाहिए। मैंने कहा इसको, हालांकि आपका जब मैं इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी पढ़ाऊंगा, जब मैं आपका इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी इसको मैं दोबारा से रीड आउट करवाऊंगा। तो घबराने का विषय बिल्कुल भी नहीं है, चिंता ना करें, वो आपके लिए कॉमन हो जाएगा, आप इजीली कर भी पाओगे कि हाइपरकैलेमिया क्या है। हाइपरकैलेमिया में पोटेशियम का लेवल जो है आपके ब्लड में बढ़ गया है। ऐसा क्यों होता है, जितना ब्लड ओल्ड होगा, जितना पुराना ब्लड चढ़ाओगे उतना ज्यादा ऐसा देखने को मिलेगा। आपका पोटेशियम सीधा सीधा आपके हार्ट रेट को डिस्टर्ब कर देगा, हार्ट रिदम को डिस्टर्ब कर देगा, मतलब डिस्रिथमिया देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, स्लो कर देंगे। और इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मैंने कहा डेक्सट्रोज प्लस लाइन देंगे। आप इसमें कैक्सिलेट दे सकते हैं। कैक्सिलेट की फुल फॉर्म आपके नोट्सों में नहीं लिखी हुई है, प्लीज लिख लें, नोट डाउन कर लें, पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट। इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट के नाम से जानेंगे बच्चों। क्लियर हो गया है तो जल्दी से यस करें, क्लियर है। और आज का लास्ट जो है आपके पास में, इस टॉपिक का लास्ट एंड फाइनली वो है आपके पास में आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड, अगर आयरन ओवरलोड की बात करें तो आयरन ओवरलोड क्यों हो सकता है। मैंने कहा भाई साहब, आयरन ओवरलोड भी वही बात है कि जब आपका पुराना ब्लड होगा वहां पर आरबीसी टूटी होंगी, आयरन बढ़ा होगा, उसकी वजह से आयरन ओवरलोड हो जाता है। एक तो आयरन ओवरलोड को समझें। आयरन ओवरलोड जब भी हमारी बॉडी में आयरन बढ़ता है, आयरन जब भी हमारी बॉडी में बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो एक बढ़िया फीचर है कॉन्स्टिपेशन होना। आपका ब्लड, जो आपका स्टूल का कलर है वो भी चेंज होने लगेगा, ब्लैक टेरी कलर का, वो ब्लैक ब्लैक कलर का वो स्टूल आने लगेगा। मैंने कहा वो भी ठीक है। आयरन ओवरलोड के साथ में यहाँ पर एक टर्म आप लिख सकते हैं जिसे हम कहते हैं सिडेरोसिस कहते हैं, हीमोसिडेरोसिस या सिडेरोसिस कहते हैं। सिडेरोसिस का मतलब क्या होता है, सिडेरोसिस का मतलब होता है आपके, सिडेरोसिस का मतलब है एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ आयरन इन द टिश्यू। यहाँ का विषय नहीं है, बट आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं सिडोरिसिस का मतलब क्या होता है, वो लिख सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि वो गड़बड़ करेगा इसलिए लिख लें। यहाँ का क्वेश्चन नहीं है पर फिर भी समझ लें। सिडेरोसिस का मतलब होता है SIDERROSIS, सिडोरोसिस। सिडोरोसिस की बात करें तो एक्सेसिव आयरन कलेक्शन इन टिश्यूज, आयरन कलेक्शन या डिपोजिट, एक्सेसिव आयरन डिपोजिशन, एक्सेसिव आयरन डिपोजिशन इन टिश्यू, एक्सेसिव आयरन डिपोजिशन इन टिश्यू। ये आप कहीं बगल में जो है हेडिंग डाल के लिख लेना, जिससे आपको याद रहे कि सिडोरोसिस किसे कहा जाता है। तो ये बात याद रहने वाली बात है, हालांकि यहाँ का टॉपिक नहीं है। आयरन ओवरलोड में कुछ नहीं पढ़ना है, आयरन ओवरलोड में एक ही बात करनी है। देखो, यहाँ पर आयरन लोड में हमें एक ही बात रखनी है कि एक तो डिलेड कॉम्प्लिकेशन है, तुरंत होता नहीं है। एक तो ये आपका कैसा कॉम्प्लिकेशन है, डिलेड कॉम्प्लिकेशन है, तुरंत नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। डिलेड कॉम्प्लिकेशन होता है, तुरंत नहीं होने वाला कॉम्प्लिकेशन है। तो स्लो और स्टॉप करने का तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। स्लो या स्टॉप करने का क्वेश्चन तो यहाँ बनेगा नहीं। स्लो या स्टॉप का तो क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि चल ही नहीं रहा है, अब तो बाद में आएगा ये कॉम्प्लिकेशन, तुरंत नहीं होता इसलिए बाद में है। तो स्लो स्टॉप का तो क्वेश्चन बनता नहीं है, इन्फॉर्म करना है अगर ऐसा आयरन ओवरलोड के फीचर आते हैं तो। और यहाँ पर एंटीडोट पता होना जरूरी है कि आयरन का एंटीडोट क्या होता है। तो आयरन का एंटीडोट जो होता है वो डेफेरोक्सामाइन होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, डेफेरोक्सामाइन। इसका एंटीडोट जो होता है आयरन का वो हमें पता होना चाहिए, और एंटीडोट होता है डेफेरोक्सामाइन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हम जेड ट्रैक मेथड से आईएम देते हैं इसको। कैसे देते हैं इसको, आईएम
जेड ट्रैक मेथड जो होता है उससे दिया जाता है ये। आईएम रूट से जेड ट्रैक जो मेथड होता है, आईएम मेथड से इसको लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके पास में कंप्लीट होना चाहिए और रटा-पटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता। डेफोरोक्सामाइन जो होता है आईएम रूट से दिया जाता है, जेड ट्रैक मेथड से दिया जाता है। ये इसका एंटीडोट होता है। कई बार आयरन का ओवरलोड में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चंस भी आपके पास में रटा होना चाहिए और बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सिडोरोसिस आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। एक्सेसिव आयरन का डिपोजिशन अगर आपके टिश्यूज में हो जाए और ये आप नोट डाउन कर लेंगे। और मैंने कहा बच्चे, आपके पास में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। मेरे हिसाब से सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बहुत आराम से, बहुत ढंग से बताने का प्रयास किया है। एक भी कॉम्प्लिकेशन ऐसा नहीं है जिसको मैंने जल्दीबाजी करते हुए आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। हर कॉम्प्लिकेशन को धीरे-धीरे और आराम से ही समझाने का प्रयास किया है कि आपको हर चीज़ धीरे-धीरे करके और ईज़ी वे में समझ में आ जाए। यही मेरा टारगेट था और मैंने पूरी चीज़ों को आपको आराम से समझाने का प्रयास किया। मैंने कोशिश किया कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इतने डिटेल में और इतने आराम से पढ़ाऊँ। क्यों पढ़ाया? क्योंकि ये बेसिक टॉपिक हो सकता है आपका। इसमें आपको ज़्यादा समझ में आना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड क्या होता है, कितने दिन का बीच में अंतराल देना चाहिए, प्लेटलेट्स देते हैं तो क्या होता है, एफेरेसिस क्या होता है, साइटोफेरेसिस क्या होता है, प्लाज्माफेरेसिस क्या होता है, वो सारी बातें पता होनी चाहिए। कितने दिन का अंतराल देना है, कितने दिन तक प्रिजर्व करते हैं, किस चीज़ का डोनर में क्या विशेषता होनी चाहिए, डोनर को वैक्सीन हुआ है तो क्या हुआ है, डोनर को सर्जरी हुई है तो क्या हुआ है, डोनर पे कौन-कौन से इन्फेक्शन है तो कितने दिन के लिए प्रिवेंट करेंगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको काफ़ी हद तक समझाने का प्रयास किया। मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने पूरी क्लास ली होंगी, जिस बच्चे ने प्रॉपरली इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया होगा, हमने ये 3 डेज़ में कंप्लीट करने का प्रयास किया है, कई कई सारे इस पे क्लास कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ढंग से पढ़ने का प्रयास किया होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से एन्जॉय करके इसका आपने समझ लिया होगा। बच्चों, मैं उम्मीद करूँ आपको समझ आ गया है। चलिए, दैट्स गुड। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड नाइट। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। देखिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अवेलेबल नहीं हैं क्लास में, बहुत सारे लोग गायब हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी कुछ भी छूटे, तो आप लोग सब लोग यहाँ तक पढ़ें। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड नाइट। जय माता दी। फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। प्लीज पढ़ के आइएगा। कोई भी डाउट लगे मुझे बताइएगा, ठीक है? चलिए, जय माता दी।